हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये मार्च 2025 का एग्जामिनेशन 14 दिसंबर 2025 से होने वाला है और आप लोगों के लिए आज मैं महामैराथन वीडियो लेके आया हूँ। इस महामैराथन वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे जो कि आपका 30 मार्क्स का है, एनईपी करेंगे जो कि आपका 10 मार्क्स का है, पेडागॉजी करेंगे जो कि आपका 20 मार्क्स का है। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग को लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी और पेडागॉजी में आप लोग 55 प्लस तो कर ही लोगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये सेट में 60 में आप 40 प्लस भी नहीं जा पाओगे। अगर आप 40 प्लस चले जाते हो तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों देखो ये सेट मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे ऐप पे, उस टेस्ट सीरीज में देखो रूपा चंद्रा जी जो हैं ये आपका 49.12 लेके आई हुई हैं, निशा 46.7 लेके आई हैं और नीतू यादव 44.44 लेके आई हैं आउट ऑफ 100। इसी वजह से दोस्तों ये मुझे कंप्लीट क्वेश्चन करवाना पड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, केस स्टडी और आपका एनईपी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 60 नंबर, आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया, क्या इन लोगों से ज़्यादा आया या आपका कम आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारा टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो आपका 289 हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं और हमारा कॉस्टिंग चार्ज भी बढ़ रहा है। तो 289 देके आप हमारा 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट आपका क्या क्या आएगा, आपका जीके 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपसे एनईपी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, आईसीटी पूछा जाएगा आपसे 15 मार्क्स का। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपका 30 मार्क्स का, डोमेन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, यानी कंप्लीट आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। 22 तारीख से स्टार्ट है। जो आपका पुराना टेस्ट हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगा और न्यू टेस्ट में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज इसलिए फ़ायदा करेगा ताकि आप जब आपका 50 दिन हो जाएगा तो आप 50 दिन बाद लगभग 5000 क्वेश्चन करके एग्जाम देने के लिए जाओगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप 4919 वाला पैकेज ले सकते हो। इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास, एनईपी, केस स्टडी, टेस्ट सीरीज, आईसीटी, क्लास नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको मार्केट से कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है और जो आपका 298 वाला टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप बस मैसेज कर देना 9430851094 पे। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग 60 में 40 के आंकड़ा को भी पार करते हो या नहीं करते हो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है आपको क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 41 दिख रहा है इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा टेस्ट सीरीज जो चलता है हमारे एप्लीकेशन पे उसका ये क्वेश्चन है। क्योंकि उसमें बच्चे, आपको जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किए हैं, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये टेस्ट सीरीज आप करवा दो, हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ा है। इसीलिए मैं आप लोगों को वही टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम के बुक का क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपका लेवल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में नॉट बी प्रोमोटेड बाई। क्लास का रूल ये है कि मैं आप लोगों को 30 से 40 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप लोग सोचो और उसका आंसर करो। तो बताइए आप लोग क्या इसका जवाब होगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले समझना चाहिए कि ये आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता क्या है। दोस्तों जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है जब कभी भी आपको देखकर सीखता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जैसे मान के चलो क्लास में बच्चा है और आप वहाँ पे जा रहे हो पढ़ाने के लिए, तो जैसे बच्चा आपसे देखकर क्या सीखेगा, आपसे देखकर सीखेगा कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। बच्चे करते हैं ना कॉपी, हम ही लोग जब बच्चे थे तो हम लोग करते थे कि नहीं अपने टीचर का कॉपी, जैसे हम लोग के सर पढ़ाते थे उसी तरह का हम लोग एक्टिंग करते थे या नहीं करते थे। आप लोग बोलोगे हाँ सर, हम लोग वैसा ही कॉपी करते थे। ठीक है, जैसे बच्चा माँ को रोटी बनाते हुए देख के क्या करता है, खुद से भी बनाने का कोशिश करता है या नहीं करता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर। जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी क्या मारते थे, हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, तो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग उन्हीं के टाइप वैसा प्रयास करते थे या नहीं करते थे। तो आप लोग बोलोगे हाँ करते थे। दोस्तों याद रखना, जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है इसमें आपका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, आपका
बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या हुआ था आपका? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था। और ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? तो आप लोग बोल देना 1961 में हुआ था। ठीक है, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कौन किया था? तो आप लोग बोल देना बंडूरा जी किए थे। कौन किए थे? बंडूरा जी किए थे। ये क्या किए थे मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया था, एक रूम के अंदर एक प्यारी सी बच्ची को बंद कर दिया था और उसको एक डॉल दे दिया था, और यहाँ पे लगा हुआ था टीवी। इस टीवी के अंदर एक आदमी था, वो क्या करता था? डॉल को चाटा लगाता था। तो ये जो बच्ची थी ये भी डॉल को चाटा लगाती थी। फिर ये आदमी क्या करता था? डॉल को प्यार करता था। तो ये बच्ची भी डॉल को प्यार करती थी। फिर ये आदमी डॉल को क्या करता था? किस करता था। तो ये जो बच्ची है ये भी डॉल को किस करती थी। फिर ये आदमी क्या करता था? डॉल को खाना खिलाता था। तो ये जो बच्ची है ये भी डॉल को खाना खिलाती थी। तो इससे जो आपका पता चला कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? कॉपी करने का काम करते हैं। समझ में आया? तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, आपको ये बात पता चल गया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब ही होता है देखकर सीखना। क्या करना? देखकर सीखना। लेकिन दोस्तों जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है, आप देखकर सीख सकते हो, लेकिन आपको वो काम आए उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए आपको रिहर्सल करना होगा। जैसे दोस्तों हम लोग जब कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में हम लोग का प्रोग्राम वगैरह होता है या नहीं होता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर होता है। तो कॉलेज में जैसे हम लोग का कोई रोल हम लोग को मिलता है, जैसे गांधी जी का रोल मिल गया, या पुलिस का रोल मिल गया, या डॉक्टर का रोल मिल गया, तो हम लोग उस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? रिहर्सल करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग बोलोगे हाँ करते हैं। तो उसके बाद हम लोग सीख पाते हैं। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप तभी किसी भी चीज़ को सीख सकते हो जब आप उसको क्या करोगे? बार बार दोहराओगे। जब उसको आप क्या करोगे? बार बार दोहराओगे। ठीक है, हमसे कह रहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग मे नॉट बी प्रोमोटेड बाई, यानी क्या ऐसा आप काम करोगे जब आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ये बात याद रखना। पुरस्कार देना, हाँ अगर मान के चलो आप कोई काम सीख जाते हो, जैसे आप अच्छा ड्रामा कर लेते हो, अच्छा डांस कर लेते हो, आपको पुरस्कार मिलेगा तो आप तो खुश होगे, आप और अच्छे से काम करने का कोशिश करोगे, ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डिस्कसिंग आउटकम ऑफ सच लर्निंग विद द स्टूडेंट। आप बता रहे हो अपने बच्चों को कि देखो ऑब्जर्वेशन लर्निंग करोगे तो ये तुमको बेनिफिट होगा, तो ये तो आप प्रमोट कर रहे हो ऑब्जर्वेशन लर्निंग को, ये तो आपका सही है। हमसे क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बढ़ावा किससे नहीं मिलता है? कह रहा है आपका अवॉइडिंग रिहर्सल। दोस्तों देखो आपको भी पता है, मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है इसमें बच्चा क्या करता है? देख कर सीखता है। जैसे बच्चे अपने शिक्षक को देख कर सीखता है, अपने दोस्तों को नकल करके सीखता है। अगर बच्चा अभ्यास से बचेगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। मान लो आप मेरे तरह ए लिखना चाहते हो तो आप मेरे टाइप का प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप लिख पाओगे, है ना? तो आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो आपको रिहर्सल जो है वो जरूरी होगा, आपको अभ्यास क्या होगा? जरूरी होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है? अभ्यास से बचना। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं तो जैसे देखो महेंद्र सिंह धोनी जैसा आपको शॉट मारना है, आपने उसका शॉट टीवी पे देखा तो आपको जमीन पे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बताओ सीख पाओगे? आप बोलोगे नहीं सीख पाएंगे सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपने बता दिया जवाब। चलो दूसरा बताओ, ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, यही आपका रिजल्ट बनाएगा। और आपको मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आप हमारे इस सीरीज में बने रहते हो तो आपको 55+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप क्या कीजिए, आप इस जो मैं क्लास में करवा रहा हूं ये कीजिए और टेस्ट लगाइए। दुनिया का कोई टीचर आपको ये चीज़ नहीं सिखा सकता है जब तक आप अपने से क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन जितना बना सकते हैं बनाइए, जितने जगह पे टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। ठीक है, 2000 लगा के आप लोग फॉर्म भरे हो तो जितने जगह पे टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, और हाई लेवल क्वेश्चन को बनाइए ताकि अगर पेपर आपका हार्ड भी आ जाए ना तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। वरना क्या होता है, अगर हार्ड पेपर आ जाता है पूरा बॉडी वगैरह चुन चुन करने लगता है। ठीक है, तो आप घबरा के आप लोग निगेटिव मार दीजिएगा। चलिए, कह रहा है ए टीचर टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कंप्लीट लर्निंग कैन बी वेरीफाइड इफ स्टूडेंट आर एबल टू। बताइए, कह रहा है एक शिक्षक ने प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत पढ़ाया, पूर्ण अधिगम का सत्यापन तब होगा जब विद्यार्थी सक्षम हो। ठीक है, बताइए किसी टीचर ने बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, वो फोटोसिंथेसिस वाला क्लास कब जो होगा ऐसा माना जाएगा कि टीचर ने अच्छा बच्चों को पढ़ा दिया, यही आपसे पूछ रहा है। बताइए कब ऐसा माना जाएगा कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया, जो टीचर का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। और दोस्तों पता है आपको इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हमारा टेस्ट चल रहा है हमारे ऐप पे क्या लगाए थे? ए लगाए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ए कैसे लगाए। दोस्तों देखो आपका कह रहा है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अगर आपने बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, आप लोग पता नहीं कैसे ए लगा दिए, तो बच्चा अगर केवल फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन जान पा रहा है तो ये कोई अच्छा लर्निंग का बात थोड़ी है, क्योंकि केवल डायग्राम जानना, केवल परिभाषा जानना, ये आपका लोअर लर्निंग में आता है। ये क्या आता है? आपका लोअर लर्निंग में आता है। तो ये ऑप्शन आप लोग कैसे टिक कर दिए थे टेस्ट में, बताइए तो? लोअर लेवल लर्निंग आप लोग कैसे टिक कर दिए थे? ये ऑप्शन आपका कभी नहीं होगा। और 90% से अब बच्चे, हमारा जो टेस्ट है उसमें यही ये लोग टिक किए हुए थे। तो दोस्तों देखो, केवल डेफिनेशन या केवल डायग्राम, ये आपका लोअर लेवल लर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है। इससे ऐसा नहीं बोला जाता है कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है। फिर आपका कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डायग्राम, यानी जो बच्चा है वो डायग्राम के माध्यम से फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, केवल डेफिनेशन और केवल डायग्राम से अगर कोई बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ये आपका लोअर लेवल लर्निंग में आता है, ये आपका कंप्लीट लर्निंग नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब कह रहा है डिस्क्राइब द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द नीड ऑफ प्लांटेशन, ये आपका सही जवाब होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब आप बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाए होगे तो बच्चे को आप फोटोसिंथेसिस का महत्व बताओगे कि देखो बच्चों, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ये आपका प्लांट या पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही प्लांट अपना खाना बनाता है। और प्लांट अगर खाना बनाएगा तो प्लांट जिंदा रहेगा, और प्लांट अगर जिंदा रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब आप ये बात बच्चा को बताए और बच्चा आपको, आपने बच्चे से पूछा बताओ बच्चा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो बच्चा आपको इस टाइप से जवाब दे, आपको मैं सोच डेवलप कर रहा हूँ, यही तो आपको करना है। तो आप बोलोगे देखिए सर, जैसे आपको बच्चा ऐसे रिप्लाई कर रहा है, देखो सर जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्लांट खाना बनाता है, और प्लांट अगर खाना बनाता है तो प्लांट उससे क्या होगा? एनर्जी लेगा, जिएगा, और जब वो प्लांट सर्वाइव करेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है कि बच्चा डायग्राम से के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन कर देगा, बच्चा को थ्योरी भी क्लियर है, और बच्चा को ये भी बात पता है कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है और ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। समझ में आया? तो ये आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग को दर्शाता है। बच्चा को ये बात का पता है कि अगर हम लोग के पेड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चा आपको बोलेगा कि सर आप पेड़ लगाओ, ताकि क्या होगा? आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा। तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। बच्चा जब आपको बताएगा कि सर देखो जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो ये क्या है? ये बच्चे का समझ है। जैसे बच्चा आपको बोल रहा है कि सर पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ये क्या दर्शाता है? ये बच्चा का समझ दर्शाता है। फिर बच्चा बोलता है सर हम लोग को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, तो ये बताता है कि बच्चा अप्लीकेशन, उसको प्रयोग किया कर रहा है। जो आप क्लास में बोले होंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त कि देखो बच्चों आप लोग को प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये तो हम पढ़ाते ही हैं। जब भी प्लांट का बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि प्लांट को मत कट करो, तो बच्चा वही आपको बता रहा है कि सर हम लोग को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। यानी बच्चा आपका बात को क्या कर लिया है? कैच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बच्चा अब क्या कह रहा है? उसको बोल रहा है कि हम समाज में प्लांट लगाएंगे, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये आपकी कंप्लीट लर्निंग को दर्शा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। डिस्क्राइब द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दोस्तों देखो, मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाता हूँ, इतना डिटेल में समझाता हूँ। मैं भी चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ सी हो गया, ऐसे क्वेश्चन करूंगा डी हो गया, क्योंकि बहुत बच्चे जो भी मेरे से आते हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक चीज़ समझने के लिए आते हैं, इसीलिए मैं समझाता हूँ। 99.9% बच्चे चाहते हैं कि मैं ऐसा ही पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है कि क्लास में जो एकदम अंतिम पौधान पे जो बच्चा है ना, जिसको अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स भी नहीं आ रहा है ना, उसको मैं 60 में 60 दिलाऊँ। जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, जो आईआईटी से जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो खुद से भी कर सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं उनके लिए हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको मैं चाहता हूँ कि जिनके दिमाग में, जिनके खोपड़ी में मैं क्या करूँ, एक एक बात फिट कर दूँ ताकि वो गलत ना करे। अब बताओ, टेस्ट में हमारे जितने स्टूडेंट थे, मैक्सिमम स्टूडेंट ए को लगाए थे, और आप लोग को भी ए लग रहा होगा, लेकिन राइट क्या था? सी था ना। तो चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग टेस्ट दीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, केस स्टडी, जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, उतना आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग, बताइए ग्रुप लर्निंग का कौन सा फीचर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ग्रुप लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए कि ग्रुप लर्निंग क्या होता है। दोस्तों देखो, ग्रुप में जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप लर्निंग
लर्निंग क्या होता है? तो ग्रुप लर्निंग वह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम सारे लोग मिलकर काम करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, ठीक है। जो आपका ग्रुप लर्निंग होता है, तो ग्रुप लर्निंग में क्या होगा, मान लो ये क्या नाम है इसका नाम है रवि, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मायरा, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रिया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, और आप लोग भी ग्रुप लर्निंग किए होंगे। आप लोग बताओ दोस्तों, जो आपका ग्रुप लर्निंग होता है, क्या सबका दिमाग एक जैसा होता है? क्या ग्रुप लर्निंग में सबका दिमाग एक जैसा होता है? आप लोग बोलोगे नहीं सर, ग्रुप लर्निंग में सबका दिमाग एक जैसा नहीं होगा, यानी रवि का दिमाग अलग होगा, मायरा का दिमाग का लेवल अलग होगा, प्रिया का दिमाग अलग होगा, ठीक है, होगा। और ग्रुप लर्निंग में आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि रवि और मायरा को समझ में आ गया, प्रिया को नहीं समझ में आया, तो आप प्रिया को बताओगे ही नहीं। मान लो आप समझा रहे हो 2 + 2 4 होता है, तो रवि को समझ में आ गया, मायरा को समझ में आ गया, ग्रुप में आप कर रहे हो, और प्रिया को नहीं समझ में आया, तो क्या आप प्रिया को छोड़ दोगे? तो ऐसा नहीं होता है। ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, आप तीनों लोग को, यानी ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको आप लेके चलोगे, और ग्रुप का अपना पेस होगा, यानी तीनों लोग का एक साथ लेके आप चलोगे, तीनों लोग का स्पीड को आप बराबर लेके चलोगे। ऐसा मान लेते हैं कि रवि को तुरंत समझ में आ गया, तो रवि वेट करेगा प्रिया के लिए, प्रिया को लेट से समझ में आया, तो प्रिया जब तक नहीं समझ जाएगी तब तक आपको प्रिया को लेके चलना पड़ेगा। तो ग्रुप लर्निंग का बात आप लोग याद रखिएगा, ग्रुप लर्निंग में सब लोग मिलकर काम करते हैं, ग्रुप लर्निंग में सब लोग आइडिया शेयर करते हैं, ग्रुप लर्निंग में जो आपका गति होता है वो क्या होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल लर्निंग की तरह, मान लो कोई बच्चा होता है मैथ का, उसको आप 10 क्वेश्चन मैं दिया रवि को, 10 क्वेश्चन दिया मायरा को, 10 क्वेश्चन दिया प्रिया को, अगर ये लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि रवि 2 मिनट में बता दे, हो सकता है मायरा 1 मिनट में बता दे, और हो सकता है प्रिया वही 10 क्वेश्चन को बनाने में 1 घंटा लगा दे। लेकिन जब आपका ग्रुप लर्निंग होगा तो आपका कंप्लीट सारे लोग के साथ का टाइम काउंट किया जाएगा। समझ में आया? ग्रुप लर्निंग में सारे लोग, रवि, मायरा और प्रिया मिलकर टाइम को क्या करेंगे, तय करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ग्रुप प्रोजेक्ट में, जब भी आपका ग्रुप प्रोजेक्ट होता है उसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ग्रुप लर्निंग में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो उसमें आपका स्पीड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्रुप लर्निंग कर रहे हो तो आपका स्पीड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका क्रिकेट टीम होता है, क्रिकेट टीम होता है दोस्तों, तो जब कभी भी आपके सारे फील्डर आ जाते हैं, तो मान के चलो कोई बॉलर है वो बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन मान के चलो जितने भी फील्डर हैं वो साथ में खेले ही नहीं, उसके साथ में उसको कोऑर्डिनेट ही ना करे, कैच आ रहा है कैच को छोड़ दे, ठीक है, जो आपका विकेट कीपर है वो स्टंपिंग ही ना करे, ठीक है। तो आप बताओ क्या कोऑर्डिनेशन का कमी नहीं होगा? आप लोग बोलोगे बिल्कुल होगा। तो जब क्रिकेट मैच होता है तो सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे ही क्रिकेट बॉलर बॉल फेंकेगा सारे फील्डर क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो यही तो आपका टीम वर्क हुआ ना। आप लोग बोलोगे हाँ सर, ठीक है। जैसे मान के चलो क्रिकेट का ये पिच है, एक यहाँ पे बैटर है और एक आपका यहाँ पे बैटर है। मान लो ये बैटर अगर धीरे दौड़ रहा है तो क्या ये तेजी से दौड़ेगा? अगर ये तेजी से दौड़ेगा तो कोई एक का आउट होना तो तय है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों लोग अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं। तो ये आपका ग्रुप लर्निंग होता है, जिसमें आपको ओन पेस पे नहीं, ग्रुप के पेस पे, ग्रुप के स्पीड से आपको काम करना होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग। आई होप आप लोग को आंसर पता चल गया होगा। बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग जनरेट मोर एंड वेरिड आइडियाज। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप ग्रुप लर्निंग करते हो तो बहुत सारा आइडिया जनरेट होता है, क्योंकि मान लो रवि, मायरा और प्रिया है तो अलग अलग बात होंगे, अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोच है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही बात है, ग्रुप लर्निंग में अलग अलग आइडिया आता है। कह रहा है एरर्स आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड इजली। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी तरह का एरर है, 3-4 लोग हैं तो मान लो कोई गलती उसको मिल जाएगा, कोई गलती उसको मिल जाएगा, तो ये बात आपका सही है। कह रहा है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ईजियर। बिल्कुल सही बात है। प्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, मायरा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, रवि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो डी क्या कह रहा है, स्टूडेंट डज असाइनमेंट इन हिज हर ओन पेस। आप बताओ, आप ग्रुप लर्निंग कर रहे हो तो आपका असाइनमेंट बनाने का स्पीड खुद का कैसे हो सकता है? जब कभी भी आप ग्रुप लर्निंग करोगे तो आपका स्पीड, मान लो ग्रुप लर्निंग में आपका असाइनमेंट बन रहा है तो रवि, मायरा और प्रिया इस असाइनमेंट को बना रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, क्या रवि अपने मन से बोलेगा कि हम बन गया, हम बना लिए असाइनमेंट? तो ऐसा थोड़ी होगा। तीनों लोग को साथ में लेके चलना होगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा। स्टूडेंट जो है वो अपने पेस में नहीं चल सकते हैं, ग्रुप के पेस में चलेंगे, ठीक है।
दोस्तों अगर आप अभी तक भी हमारा टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसका कॉस्ट है आपका 289 रुपीज़। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी तक आपका 5 टेस्ट सीरीज हो चुका है, हम आपको टोटल कंप्लीट 50 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका 45 टेस्ट सीरीज और बचा हुआ है, जो आपका छूट गया है वो आपको मिलते जाएगा। इसलिए आप जितना लेट कीजिएगा उतना आपको ही लॉस है। आप देखो ये सारे बच्चे हैं, कितना स्कोर किए हैं इन्होंने 49.12, 50 भी नहीं पार कर पाए, और इसी वजह से आज मुझे ये वीडियो करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इन सारे बच्चों का मुझे फ़ोन आ रहा था कि सर ये क्वेश्चन आप करवा दो, हम लोगों का बहुत गलत हुआ है। इसीलिए मैं बोला कि चलो ये पेड ग्रुप के बच्चे हैं, टेस्ट लिए हैं तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे लोग सीटेड पेपर 2 का लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, नहीं तो आप खुद सोचिए ना, क्योंकि कोई बच्चा जो सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई करके आएगा वो आपका 49.12 स्कोर कर रहा है, तो आप समझ सकते हो 100 में 50 नंबर भी पार नहीं हुआ है। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को लगाइए। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपको हम 50 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो 50 गुना 100 कर लीजिए, आप 5000 क्वेश्चन करके जाओगे एग्जाम तक। हमारा टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हुआ है? 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका कब कंप्लीट हो जाएगा? 10 दिसंबर तक। तो जो भी आपका पीछे का छूटा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपका डेली टेस्ट 5 बजे आता है, आपको जब मन हो तब दीजिए। चलिए क्वेश्चन 44 यानी क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू, बताइए क्या होगा इसका जवाब। समस्या समाधान दृष्टिकोण समानतः किस दर्शन से जुड़ा है, आपको यही बात बताना है। समस्या समाधान, दोस्तों देखो, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाकर क्या करता है? हल निकालता है। बच्चा क्या करता है? अपना दिमाग लगाकर हल निकालता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो बच्चा है वो क्या करता है? अपना दिमाग लगाकर हल निकालता है। इसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलो कोई गणित के प्रॉब्लम में, कोई मैथ के प्रॉब्लम में बच्चा क्या हुआ? फंस गया। अब बच्चा उसमें दिमाग लगाया जा रहा है और उसको हल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कॉग्निटिव अप्रोच का क्या किया? वो यूज किया। इसमें बच्चा जो होता है वो ये समझता है कि कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। इसका मतलब यानी ये चीज हुआ तो क्यों हुआ और कैसे सुलझेगा, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चा समझता है। रोट लर्निंग में कभी नहीं समझता है। रोट लर्निंग क्या होता है? जिसमें आप बच्चों को याद करवाते हो, जबकि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसमें बच्चों को हम लोग सोचना सिखाते हैं। क्या करते हैं? सोचना सिखाते हैं। इसमें बच्चा जो होता है आपका जब अधिगम करता है तो बच्चे का तर्क विकास होता है, विश्लेषण करने योग्य हो जाता है बच्चा, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और ये सारा आपका किसका परिभाषा है? तो ये सारा आपका कॉग्निटिज्म यानी संज्ञानवाद का ये सारा परिभाषा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगबली। जो आपका कॉग्निटिज्म है ये क्या कहता है? कॉग्निटिज्म जो है ये आपका यही कहता है कि जब कभी भी आप अधिगम में सोच, तर्क, विश्लेषण और समझ को आप डेवलप कर लेते हो तो यही आपका क्या होता है? यही आपका संज्ञानवाद हो जाता है। जैसे बच्चा गणित के समस्या को क्या करता है? सोचकर हल कर देता है। ये क्या है? आपका कॉग्निशन का उपयोग है। जैसे बच्चा कॉज इफेक्ट यानी क्यों हुआ, कैसे सुलझेगा, ये बता रहा है। ये क्या है? आपका संज्ञानवाद है। इसमें आपका रोट लर्निंग नहीं करवाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यानी संज्ञानवाद में क्या रोट लर्निंग करवाया जाता है? आप लोग बोलोगे नहीं। रोट लर्निंग क्या होता है? याद करवाना। तो आपका संज्ञानवाद में क्या करवाया जाता है? आपको सोचने का कला सिखाया जाता है, जो मैं अभी आप लोग को करवा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे EMRS 2025 वाले टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो आपका EMRS का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है इसमें आपका पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपका सोच कितना ज़्यादा डेवलप होता है। और आपको भी ये बात पता है कि EMRS का टेस्ट सीरीज़ अच्छा अवेलेबल नहीं है, यानी लेवल वाला। तो आपको लेवल वाला टेस्ट सीरीज़ लेना ही होगा। और अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज़ 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर मान लो 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 2 नवंबर कभी भी आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपका पीछे का टेस्ट है आपको मिल जाएगा। टोटल आपको 50 टेस्ट मिलेगा। इस 50 टेस्ट में कैसा होगा? तो ये आपका फुल लेंथ
10 टेस्ट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी के 20 क्वेश्चन, एनईपी से आपका 10 क्वेश्चन, आईटी कंप्यूटर से 15, जीके से आपका 10 मार्क्स। और जीके में हम लोग इतना इंश्योर किए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सबसे आपका क्वेश्चन आए। खास करके रीजनिंग में हमने इतना इंश्योर किया है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपका 3-3 क्वेश्चन रहे, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की वजह से नंबर खराब हो गया था। और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे यकीन मानिए उनका 15 में कम से कम रीजनिंग में 13 तो आएगा ही आएगा। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप वही सोचिए, अगर आप 50 टेस्ट दे के जाते हो, अभी आप लोग का 50 दिन बचा हुआ है, अगर आप पर डे एक टेस्ट देते हो और अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, पजल के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, तो आप यकीन मानिए एग्जाम जिस दिन देने जाओगे तो आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, 150 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का और 150 आपका पजल का, टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 300 क्वेश्चन आप करके जाओगे, तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये देखो, ये आपको प्लान शीट मिलेगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। 22 अक्टूबर का आपका टेस्ट हो चुका है, देखो ये आपका 22 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर का हो चुका है, 24 अक्टूबर का हो चुका है, अब आपका 25 होगा। अगर मान लो आप 27 तारीख को ज्वाइन करते हो तो ये जितना भी टेस्ट हो चुका है ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग पहला टेस्ट जब कंडक्ट करवाए तो जो आपका फ्री डेमो था, इसमें अमन पटेल 85 मार्क्स लाके सेकंड पे रहे थे। किसी रोड करके कोई बच्चा ये 99.25 मार्क्स लेके फर्स्ट आया था, ठीक है। अब देखो, अब हमने जैसे ही लेवल बढ़ाया, अब देखो मार्क्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। रूपा चंद्रा फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और सोचो 50 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। निशा 46.79, नीतू 44.44। तो आप सोचिए लेवल जब बढ़ रहा है तो बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, खास करके ये वाला जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, केस स्टडी और आपका एनईपी, ये आपका 60 मार्क्स का है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप लोग 50 टेस्ट दे के जाइए। आप सोचो पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 50 टेस्ट से आप कितना क्वेश्चन करके जाओगे, 5000 क्वेश्चन करके जाओगे और आपका थ्योरी वगैरह तो सब कुछ हो रहा है। तो आपको कौन पीछे कोई छोड़ेगा, कोई पीछे छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। अभी तक जितना टेस्ट हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका 4 टेस्ट हो चुका है, तो ये सारा आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बस टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर देना है 9430851094 पे। आपको बस इतना मैसेज करना है, हाय आई वांट टू ज्वाइन EMRS टेस्ट सीरीज़, और आप पे कर देना 189 को। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ जान चुके हो और फिर वीडियो में अगर दूसरी बार भी ये बताया जाता है तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्किप का बटन आपके हाथ में होता है। और हमारा ये प्रोसेस है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट मत किया कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी आए, हमारे डेडिकेशन में कोई कमी आए, हमारे अगर क्वेश्चन का लेवल ना हो, तो आप इस चीज़ का आप इस पर कमेंट कर सकते हो कि सर आपके पेपर का लेवल नहीं था, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ प्रोसेस का पार्ट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हों, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा, आप लोग अपना रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। While teaching the concept of a circle, which would be the best way? अगर आप बच्चों को सर्कल पढ़ा रहे हो यानी वृत्त पढ़ा रहे हो, वृत्त का सिद्धांत पढ़ाते समय सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, कौन सा मेथड से आप पढ़ाओगे, बताइए आपका क्या जवाब होगा। दोस्तों देखो, अगर आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, सर्कल के बारे में पढ़ा रहे हो, अगर आप बच्चे को सर्कल के बारे में पढ़ा रहे हो तो सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या होगा, तो याद रखिए, जैसे आप बच्चों को क्या करो, बच्चों को आप आकार दिखा रहे हो, बच्चों को आप क्या कर रहे हो, आकार दिखा रहे हो। जैसे आप दिखाए कि देखो बच्चा ये क्या है, ये बच्चा तुम्हारा सिक्का है। फिर आपने ऐसे दिखाई ये क्या है, तो बच्चा ये तुम्हारा थाली है, ये क्या है तुम्हारा थाली है। फिर आपने घड़ा दिखा दिया, ठीक है। फिर आपने ऐसा छोटा सा दिखाया कि देखो ये तुम्हारा बटन है शर्ट का, बटन है तुम्हारा शर्ट का, ठीक है। तो बच्चा इससे क्या पता लगेगा कि देखो छोटा वाला बटन है, बड़ा वाला थाली है, गोल घड़ी है, सब क्या है आपका सर्कल है। तो उसको ये बात का दिमाग में आ जाएगा कि जो गोला होता है, जो आपका सर्कल होता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और आपका मीडियम भी हो सकता है। कैसे, बटन छोटा था, जो आपका घड़ी है वो क्या है, मीडियम है, जो आपका थाली है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जब आप
बच्चा को वैरायटी दिखाकर जनरलाइज करवाते हो तो इससे क्या होता है, बच्चा अच्छे से समझ पाता है और वो क्या करता है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा। जब कभी भी आप वो बटन देखेगा तो समझ जाएगा कि ये छोटा वाला बटन है, जब कभी भी वो थाली दिखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये बड़ा वाला थाली है। इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, यानी आप एक तरह से चित्र दिखाए और चित्र से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए। ठीक है, इसी वजह से हम अलग अलग वैरायटी दिखाते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, कह रहा है प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड इलिप्स। एक बात बताओ, बच्चे को आपको पढ़ाना है सर्कल, आप इलिप्स क्यों दिखाओगे, ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ सर्कल, ठीक है, केवल आप सर्कल का पिक्चर दिखाओगे, चलो ठीक है। कह रहा है प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप क्यों दिखाओगे, पॉलीगॉन आप क्यों दिखाओगे, जब आपको सर्कल पढ़ाना है तो गलत हो जाएगा। कह रहा है प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल ऑफ वेरियस साइज, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। आप विभिन्न टाइप के आप क्या दिखाओगे, सर्कल दिखाओगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, उसको पहचान के उसको सीखने का काम करेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों हम लोग इसी अप्रोच से सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत एग्जाम में ना हो। ठीक है, चलिए। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मेथड, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है खोज विधि का गुण नहीं है। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि ये जो खोज विधि है ये किसने दिया। दोस्तों याद रखना, जो आपके जे रोम एस ब्रूनर हैं, जो आपके जे रोम एस ब्रूनर हैं, ये आपका डिस्कवरी मेथड दिए थे, यानी आपका खोज विधि दिए थे। सवाल आता है कि ये जे रोम एस ब्रूनर ये कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। जे रोम एस ब्रूनर ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग बोलोगे दोस्तों कि जो जे रोम एस ब्रूनर हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। ये क्या है, अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने आपका 1950 में कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दिया था। क्या दिया था, आपका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था, और इसी के अंतर्गत इन्होंने आपका डिस्कवरी मेथड दुनिया को बताया था। ये सारा जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, तो जो भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 499 पे किया है, तो आपको ये PDF मिल गया होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसमें ये सारा पॉइंट लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो आपका डिस्कवरी मेथड ये किसने दिया आपको, तो जे रोम एस ब्रूनर ने दिया। ये कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, तो अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 1950 यानी 1950 में आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत आपका डिस्कवरी मेथड आता है। इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसमें इन्होंने यही बोला था, बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है, ना कि केवल सुनकर या रटकर। यानी अगर आपको कुछ भी सीखना है सबसे अच्छा, तो अगर आप उसको खोज करके सीख रहे हो तो वो बेस्ट है। अगर केवल आप सुन के या रट कर सीख रहे हो तो वो बढ़िया मेथड नहीं है। समझ में आया, आप लोग बोलोगे हाँ सर। इन्होंने यही बात बोला था कि जो आपका डिस्कवरी मेथड होता है, इसमें जो टीचर होता है ये केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक होना चाहिए। ज्ञान नहीं दे बच्चे को, टीचर बस बच्चे को गाइड करने का काम करे। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि डिस्कवरी मेथड में जो टीचर होता है वो किस रोल में होता है, तो आप लोग बोल देना गाइड के रोल में होता है। किस में होता है, गाइड के रोल में होता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों को सोचने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने में क्या होता है, मदद मिलता है। क्या होता है, निष्कर्ष निकालने में मदद मिलता है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान के चलो मुझे ये जलाना है, इस बल्ब को जलाते हुए आपको दिखाना है। ये मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, ठीक है, और मुझे ये बताना है कि जो आपका धातु होता है, वो क्या करता है, बिजली को कंडक्ट करता है। जो तार होता है उसमें क्या होता है, करंट होता है, और इसी से बिजली आपका जलता है। तो मैं ये बात बता दिया। अगर मुझे आपका डिस्कवरी मेथड या आपका खोज विधि करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों को करके दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये बोलूंगा कि देखो बच्चों, जो आपका धातु होता है ये क्या होता है, बिजली का सुचालक होता है। और हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, बच्चों को तार दे देंगे। बच्चे को हम लोग क्या दे देंगे, तार दे देंगे। ठीक है, तार दे देंगे और बच्चा को बल्ब दे देंगे। ठीक है, और एक छोटा सा बैटरी दे देंगे। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, तार को बैटरी से कनेक्ट करेगा और बैटरी से आपका क्या करेगा, बल्ब को कनेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। जो आपका तार है इससे क्या करेगा, बैटरी को कनेक्ट करेगा और फिर तार को बल्ब से कनेक्ट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा खुद से समझ जाएगा कि अच्छा ये आपका बैटरी था, ये आपका क्या था, बैटरी था। यहाँ से तार निकला और ये तार जाके कहाँ लगा, बल्ब में लगा और बल्ब जल गया। इसका मतलब ये तार क्या कर रहा है, तार जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है। समझ में आया, यानी बच्चा खुद से करके सीख रहा है ना। अब ये जिंदगी भर बच्चा क्या करेगा, याद रहेगा। यही
आपका डिस्कवरी मेथड होता है। यही आपका क्या होता है, डिस्कवरी मेथड होता है। डिस्कवरी मेथड में जो बच्चा होता है वो खुद से करता है और जो शिक्षक होता है वो गाइड का भूमिका निभाता है। यानी एक तरह से शिक्षक क्या करता है, बच्चे को पाथ दिखाता है। बच्चे को क्या करता है, पाथ दिखाता है। अब ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है ईच चाइल्ड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक बच्चा इसमें स्वयं कुछ खोजने की जिम्मेदारी महसूस करता है। किसमें, आपका डिस्कवरी मेथड में। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है अलाउ अस मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम चिल्ड्रन ओन ऑब्जर्वेशन। दोस्तों जो आपका डिस्कवरी मेथड होता है उसमें अगर बच्चे के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको क्लियर करोगे, ये नहीं कि आप उसको डांट दोगे। ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है विद्यार्थी शिक्षक से मार्गदर्शन नहीं ले सकते। ये आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका डिस्कवरी मेथड होता है उसमें टीचर जो होता है वो गाइड का काम करता है। टीचर जो होता है आपको मार्गदर्शन देगा, बस आपको इन्फॉर्मर का भूमिका नहीं होता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि जो आपका डिस्कवरी मेथड होता है उसमें टीचर क्या नहीं होता है, तो टीचर आपका इन्फॉर्मर नहीं होता है, टीचर आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का होना प्यार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है, बताइए। कौन सी विधि चिंतन, तर्क और क्षमताओं, कौशल, दृष्टिकोण की उपलब्धियों से परिणामित है, बताइए। परिणामित बताइए। विच मेथड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिजल्ट फ्रॉम अचीवमेंट ऑफ एबिलिटी, स्किल एंड एटीट्यूड, बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, आप लोग का ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ बात कर रहा है चिंतन का, यहाँ बात कर रहा है तर्क का, और यहाँ बात कर रहा है क्षमताओं और कौशल का। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है थिंकिंग का, आपका रीजनिंग का। तो ये किस में होता है, तो दोस्तों याद रखना जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इसमें बच्चा सोचता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, आपका बच्चा सोचता है। तो जब बच्चा सोचेगा तो ये किस चीज़ को दर्शाएगा, रिफ्लेक्ट को दर्शाएगा। जब बच्चा सोचेगा तो ये किसको दिखाएगा, रिफ्लेक्ट को दर्शाएगा। और जब बच्चा तर्क करेगा तो वो किसको दिखाएगा, रीजन को दिखाता है। और इससे क्या होता है, बच्चा अपना स्किल लगाता है। यह प्रक्रिया एबिलिटी, स्किल और सही एटीट्यूड का क्या करती है, विकास करती है। और ये किस में होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में होता है। समझ में आया, जैसे आपने क्या दिया, बच्चे को पजल दे दिया, आपने बच्चे को पहेली दे दिया। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, इस पहेली को खुद से सोचेगा और उसको हल करेगा। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, आपका रीजनिंग डेवलप होगा। इससे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, रीजनिंग डेवलप होगा। जैसे आपने बच्चे को क्या दे दिया, गणित का प्रॉब्लम दे दिया, अब बच्चा उससे खुद से कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका गणित की समस्या को खुद से एनालाइज करके सॉल्व करेगा। तो ये भी क्या है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है ये आपका रोट लर्निंग नहीं होता है, बल्कि लॉजिकल लर्निंग होता है। हमसे पूछा था विच मेथड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और आपका रीजनिंग। तो जब भी आपसे रिफ्लेक्टिव लर्निंग यानी सोचने पे और तर्क करने का सवाल आए तो ये किस में होता है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में होता है। ये किस में होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 48 देखिए कह रहा है द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, बताइए। जो आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होता है इसका पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों देखो, जो आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होता है इसका मकसद होता है कि आप बच्चों के अंदर गलती नहीं ढूंढोगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में आप बच्चों का गलती नहीं ढूंढोगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा है अगर उसके अंदर कोई भी कमी है तो आप उसको नोट करके आप उसके अंदर सुधार लाने का कोशिश करोगे। आप क्या करोगे, उस बच्चे के अंदर सुधार लाने का काम करोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप उसके अंदर क्या करोगे, गलती ढूंढोगे। बोलिए, समझ में आया। अब जैसे मान के चलो कोई बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप क्या करोगे, आप अपने टीचिंग टेक्निक में चेंजेस करोगे। समझ में आया, आप क्या करोगे, अपनी टीचिंग टेक्निक में चेंज करोगे। ठीक है, आप बच्चों से फीडबैक लोगे ताकि आप अगला बार जब कुछ भी करवाओ तो अपने लेसन प्लान में क्या कर सको, सुधार कर सको। क्योंकि आपका उद्देश्य तो यही है ना कि जो आपका टीचिंग लर्निंग है वो ऐसा हो कि सारे बच्चों को समझ में आए। आज मुझे 5-10 बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आप इतना एग्जाम्पल मत दिया करो। क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं उनका बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि 95% ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर एग्जाम्पल दिया करो, क्योंकि उनको पता है ए बी करने वाला तो हम खुद से कर लेंगे भाई, उसमें मेरा क्या ज़रूरत है, मैं आपको समझाऊंगा तब तो आपको फ़ायदा है। तो दोस्तों देखो, द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, ये क्या होता है, ये इसी वजह से होता है द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम क्लासरूम का इसीलिए करते हैं ताकि जो भी आपका शिक्षण है, जो भी आपका टीचिंग और लर्निंग हो रहा है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकें, उसको सुधार ला सकें। उसके अंदर हम लोग क्या कर सकें, सुधार ला सकें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है
आपके टीचर के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना गलत। कह रहा है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपका सही हो जाएगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग अपने शिक्षण के मेथड में क्या कर सकें, सुधार ला सकें, कोई भी अगर कमी है तो उसको हम लोग दूर कर सकें। इससे क्या होगा, बच्चा को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लियर? आप लोग बोलोगे हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। कह रहा है टीचर फर्स्ट गिव एग्जाम्पल देन आस्क द गवर्निंग रूल, सी ही इज अडॉप्टिंग। बताइए, एक टीचर क्या कर रहा है, सबसे पहले वो नियम बता रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, फिर नियम बता रहा है। तो बताइए कौन सा सिद्धांत है? ये तो बहुत आपका ईजी है, यानी एग्जाम्पल देकर रूल तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आपका एग्जाम्पल से रूल पे ले जा रहा है। बताइए कौन सा सिद्धांत है? तो आप लोग बोल दोगे ये आपका इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, पहले टीचर एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव अप्रोच। ये आपका छोटे बच्चों के लिए होता है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव अप्रोच यानी आगमन विधि किस में किया जाता है, तो आप लोग बोल देना आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। और जो आपका डिडक्टिव अप्रोच होता है, इसमें क्या होता है, पहले आपको रूल बताया जाता है और रूल से फिर आपको एग्जाम्पल की ओर ले जाया जाता है। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। आप लोगों के लिए डिडक्टिव, अब जैसे मान के चलो मुझे कुत्ता के बारे में पढ़ाना है आपको, ठीक है, कुत्ता के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पहले बताऊं कि देखो बच्चा, जो कुत्ता होता है उसका 4 पैर होता है, भाव भाव करता है और हमारा पालतू जानवर होता है, तो आप पढ़ोगे, बोलोगे नहीं पागल हो गए लोगे, क्या क्या तुम बता रहे हैं यार? तो ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से बड़े बच्चों के लिए डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको बताओगे कुत्ता का 4 पैर होता है, कुत्ता भाव भाव करता है, कुत्ता जो होता है पालतू जानवर होता है, तो बच्चा खुश होगा। कुत्ता पूंछ हिलाता है तो बच्चा खुश होगा। तो बच्चा को हम लोग एग्जाम्पल से फिर हम लोग नियम की ओर ले जाते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उसको हम लोग रूल से एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से रूल इंडक्टिव अप्रोच, रूल से एग्जाम्पल डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे EMRS 2025 वाले टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो आपका EMRS का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, इसमें आपका पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपका सोच कितना ज़्यादा डेवलप होता है। और आपको भी ये बात पता है कि EMRS का टेस्ट सीरीज़ अच्छा अवेलेबल नहीं है, यानी लेवल वाला। तो आपको लेवल वाला टेस्ट सीरीज़ लेना ही होगा। और अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज़ 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर मान लो 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 2 नवंबर कभी भी आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपका पीछे का टेस्ट है आपको मिल जाएगा। टोटल आपको 50 टेस्ट मिलेगा। इस 50 टेस्ट में कैसा होगा, तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी के 20 क्वेश्चन, NEP से आपका 10 क्वेश्चन, IT कंप्यूटर से 15, GK से आपका 10 मार्क्स। और GK में हम लोग इतना इंश्योर किए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक GK, करंट अफेयर, सबसे आपका क्वेश्चन आए। खास करके रीजनिंग में हमने इतना इंश्योर किया है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपका 3 क्वेश्चन रहे, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की वजह से नंबर खराब हो गया था। और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे, यकीन मानिए उनका 15 में कम से कम, रीजनिंग में 13 तो आएगा ही आएगा। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप वही सोचिए, अगर आप 50 टेस्ट दे के जाते हो, अभी आप लोग का 50 दिन बचा हुआ है, अगर आप पर डे 1 टेस्ट देते हो और अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, पजल के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, तो आप यकीन मानिए एग्जाम जिस दिन देने जाओगे तो आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, 150 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का और 150 आपका पजल का, टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 300 क्वेश्चन आप करके जाओगे। तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ये देखो, ये आपको प्लान शीट मिलेगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। 22 अक्टूबर का आपका टेस्ट हो चुका है, देखो ये आपका 22 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर का हो चुका है, 24 अक्टूबर का हो चुका है, अब आपका 25 होगा। अगर मान लो आप 27 तारीख को ज्वाइन करते हो तो ये जितना भी टेस्ट हो चुका है ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग पहला टेस्ट जब कंडक्ट करवाए तो जो आपका फ्री डेमो था, इसमें अमन पटेल 85 मार्क्स लाके सेकंड पे रहे थे।
किसी रोड करके कोई बच्चा ये 99.25 मार्क्स लेके फर्स्ट आया था, ठीक है। अब देखो, अब हमने जैसे ही लेवल बढ़ाया, अब देखो मार्क्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। रूपा चंद्रा फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और सोचो 50 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। निशा 46.79, नीतू 44.44। तो आप सोचिए लेवल जब बढ़ रहा है तो बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, खास करके ये वाला जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, केस स्टडी और आपका एनईपी, ये आपका 60 मार्क्स का है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप लोग 50 टेस्ट दे के जाइए। आप सोचो पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 50 टेस्ट से आप कितना क्वेश्चन करके जाओगे? 5000 क्वेश्चन करके जाओगे और आपका थ्योरी वगैरह तो सब कुछ हो रहा है। तो आपको कौन पीछे कोई छोड़ेगा? कोई पीछे छोड़ेगा? तो नहीं छोड़ेगा। अभी तक जितना टेस्ट हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका 4 टेस्ट हो चुका है, तो ये सारा आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बस टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर देना है 9430851094 पे। आपको बस इतना मैसेज करना है, हाय आई वांट टू ज्वाइन EMRS टेस्ट सीरीज़, और आप पे कर देना 189 को। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ जान चुके हो और फिर वीडियो में अगर दूसरी बार भी ये बताया जाता है तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्किप का बटन आपके हाथ में होता है। और हमारा ये प्रोसेस है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट मत किया कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी आए, हमारे डेडिकेशन में कोई कमी आए, हमारे अगर क्वेश्चन का लेवल ना हो, तो आप इस चीज़ का आप इस पे कमेंट कर सकते हो कि सर आपके पेपर का लेवल नहीं था, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ प्रोसेस का पार्ट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हों, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा, आप लोग अपना रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। तो आप टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन। बताइए दोस्तों, आप लोग को चैनल पे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। अगर मज़ा आ रहा है फिर भी आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो बताओ ये सही बात है? बोलो। अगर मज़ा आ रहा है तो कर दो सब्सक्राइब यार, लाइक भी कर दो, ठीक है। देखो दोस्तों, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड, तो सबसे पहले बताओ जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है ये क्या होता है? तो जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये दिया गया आपका जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया? आप लोग बोलना ये दिया गया आपका जॉन डीवे के शिष्य थे। जॉन डीवे के कौन शिष्य थे? तो आप लोग बोल देना WH किलपैट्रिक। WH किलपैट्रिक। बताओ WH किलपैट्रिक का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग बोल देना इनका पूरा नाम था डॉक्टर विलियम हर्ट किलपैट्रिक। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये जॉन डीवे के शिष्य WH किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बस क्या किया था, जो आपका जॉन डीवे के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने वाला विचार दिया गया था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ा के प्रोजेक्ट मेथड दे दिया। इनका डेफिनेशन क्या था आप लोग याद कर लीजिएगा। जब विद्यार्थी किसी भी वास्तविक जीवन की समस्या या कार्य को अपने रुचि से चुनकर और उसको योजना बनाकर समूह में मिलकर उसे पूरा करता है, यही आपका क्या कहलाता है? इसी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। यानी बच्चा जो है वो खुद से वास्तविक जीवन में जो भी उसका समस्या है उसको क्या कर रहा है? वो चुन रहा है, उस पर वो काम कर रहा है और अपनी रुचि से सुन रहा है, अपने रुचि से वो क्या कर रहा है? उसको चुन रहा है, उसको पूरा करने के लिए योजना बना रहा है, समूह बना रहा है और समूह के साथ मिलकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है दोस्तों, इसमें हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसमें बच्चों का उद्देश्य मतलब यानी शिक्षा जो टीचर होता है उसका उद्देश्य यही नहीं होता है कि हम बच्चों को केवल ज्ञान देंगे, बल्कि उसका उद्देश्य ये होता है कि वो बच्चों के जीवन में क्या करेगा? ऐसा रोल प्ले करेगा कि बच्चा अपने जीवन के लिए तैयार हो जाए, जीवन में उसके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको वो क्या करे? सॉल्व कर ले। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है दोस्तों, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग बोलोगे हाँ सर। जैसे मान लो मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया जाओ पूरे गांव का जनसंख्या का क्या करो? आप सर्वे करो। तो आप जाओगे, आप डेटा इकट्ठा करोगे तो आप डेटा इकट्ठा करना सीख गए, आप रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट बनाना सीख गए, आप 4 लोगों से बात करोगे तो आपको बात करने का कला आ गया। कोई आपको डांट के भगा देगा, बोलेगा जाओ अभी हम नहीं तुमको बताएंगे, तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर सहनशीलता आएगा, आप अच्छे से बिहेव करोगे,
डिसिप्लिन्ड होगे तभी तो आपको कोई बताएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आप बताओ जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें से कौन सा सूटेबल नहीं है। कह रहा है रियल लाइफ एक्सपीरियंस आर कंसिडर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है इसका असली उद्देश्य ये है आपको जीवन में आने वाले प्रॉब्लम के लिए आपको तैयार करना। इसका असली उद्देश्य ये है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। कह रहा है टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन। अरे भैया अभी तो बताया टीचर का उद्देश्य ही होता है कि इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो टीचर के लिए डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा। तो बी फॉर बजरंगबली इसका गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट सुटेबल पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है प्रदर्शन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रदर्शन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको यही बताना है और आप लोग इसका आंसर दीजिए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो दोस्तों आपसे पूछ रहा है प्रदर्शन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये क्या होता है। तो जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये आपका लर्निंग बाय डूइंग का ही क्या है, एक्सटेंशन है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था, तो आप लोग बोल दोगे जॉन ड्यूवी ने दिया था। किसने दिया था, आपका जॉन ड्यूवी ने दिया था। जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है यानी आपका प्रदर्शन विधि है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसको शिक्षण के लिए उपयोग किया गया और ये आपका क्या हुआ, लोकप्रिय बन गया। और जिसका श्रेय दिया जाता है किसको, जिसका श्रेय दिया जाता है आपको जॉन ड्यूवी को। ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने आपका लर्निंग बाय डूइंग दिया था। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका प्रदर्शन विधि है इसका मुख्य विचार यानी मेन आइडिया क्या था। तो आप लोग बोल दीजिएगा इसमें बच्चों को हम लोग विजुअल दिखाते हैं। इसमें हम लोग बच्चों को क्या दिखाते हैं, विजुअल दिखाते हैं। जैसे मान के चलो मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है कि देखो दोस्तों ये तुम्हारा एशिया है, ये तुम्हारा अफ्रीका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्लोब लेके आऊँगा और उसमें बता दूंगा ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका साउथ अफ्रीका है। तो बच्चा क्या करेगा, विजुअल देखकर उसको समझेगा। इसी का यूज जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये आपका साइंस, मैथ, वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि ये आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है और आपका प्रैक्टिकल मेथड का हिस्सा होता है। जैसे हम लोग साइंस का क्लास है, जैसे मान के चलो साइंस का क्लास है और हम बच्चों को बता रहे हैं कि वाटर जो जब आप वाटर को गर्म करोगे और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो पानी जो होगा उबलने लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे केतली लूँगा और इसमें ऐसे करके यहाँ से स्टोव लूँगा और इसमें पानी डाल दूँगा, ठीक है, कोई पानी के भगोना में, पानी के बर्तन में, ठीक है, और यहाँ से नीचे से हीट दूंगा यानी नीचे से आग लगाऊंगा। तो ये पानी क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। तो बच्चा देखेगा। तो यही क्या होता है, यही आपका प्रदर्शन विधि होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो प्रदर्शन विधि क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर समझ गए प्रदर्शन विधि क्या होता है। दोस्तों याद रखना जो आपका प्रदर्शन विधि होता है इसका 5 चरण होता है। पहला जो चरण होता है ये होता है आपका प्रिपरेशन। क्या होता है आपका प्रिपरेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो आप लोग बोलोगे पहला होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, जो भी टीचर होता है वो अपने प्रयोग या प्रदर्शन को क्या करता है, तैयार करता है, यानी उसको क्या करवाना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो टीचर होगा वो अपने पूरे शिक्षण को क्या करेगा, पूरी प्रक्रिया को दिखाएगा, यानी आपके सामने करके दिखाएगा। तीसरा होता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, यानी वो जो करेगा उसको वो समझाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, जो वो करेगा उसको वो समझाएगा। फिर चौथा होता है स्टूडेंट क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा यानी ध्यान से देखेगा। पांचवा क्या होता है प्रैक्टिस, यानी बच्चा खुद से करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। देखो दोस्तों प्रिपरेशन यानी मैंने क्या बोला, मुझे बच्चों को क्या समझाना है, मुझे बच्चों को समझाना है कि 100 डिग्री पे पानी जो होता है उबलता है। तो मैं क्या ले आया, आपका बर्तन ले आया और क्या लेके आया, स्टोव लेके आया, बर्तन के अंदर पानी डाल दिया। तो ये मैंने क्या किया, प्रिपरेशन किया। फिर मैं करूँगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, मैं इस पूरे प्रक्रिया को, ताकि ये जो भाप बन के दिखे, पानी गर्म हो, पानी को उबलता हुआ मैं दिखाऊं आपको, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें आग लगाऊंगा और ये प्रोसेस को होने दूंगा। यही आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेनेशन। अब पानी उबल रहा है वहाँ पे, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये पानी क्यों उबल रहा है और कैसे उबल रहा है, यानी व्याख्या करूंगा। चौथा, बच्चा क्या करते रहेगा, तो बच्चा जो है स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखता रहेगा। और पांचवा क्या, प्रैक्टिस। अब बच्चा खुद से करेगा। समझ में आया आपका प्रदर्शन विधि क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर प्रदर्शन विधि हम लोग समझ गए। प्रदर्शन विधि में जो आपका टीचर होता है वो करके दिखाता है और बच्चे देखते हैं। प्रदर्शन विधि का सबसे बड़ा कमी ये है ना कि इसमें बच्चे, जैसे आप मान के चलो कोई क्लास उसमें 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चे के अंदर अलग अलग तरह का डाउट आएगा, तो सबको उस टाइम टैकल नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन विधि का यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि सबका डाउट
तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका प्रदर्शन विधि होता है महंगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रदर्शन विधि, तो महंगा बिल्कुल महंगा होता है। जो आपके इक्विपमेंट होते हैं तो वो महंगा तो होगा ही ना होगा, आप लोग बोलोगे हाँ। कह रहा है रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग आपको कोई भी करके दिखाएंगे, जैसे पानी उबलता हुआ दिखाएंगे, तो आप लोग तो ध्यान आपका कहाँ पर रहेगा, पानी उबलते पर रहेगा। लैब जब हम लोग जाते थे तो हम लोग तो अपना कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते थे, कहाँ हम लोग को मज़ा नहीं आता था, पूरा मज़ा आता था, पूरा खुशी से हम लोग लैब जाते थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, ये भी आपका सही है, विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसको डाउट को दूर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। कह रहा है विद्यार्थियों का जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत निवारण, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का प्रॉब्लम का तुरंत निवारण नहीं होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो आपका प्रदर्शन विधि होता है इसमें विद्यार्थियों का तुरंत निवारण नहीं होता है। चलिए, कह रहा है टीचर फर्स्ट टेल द रूल प्रिंसिपल एंड देन सिटीज एग्जाम्पल सी ही इज अडॉप्टिंग। बताइए, जो आपका शिक्षक है वो पहले क्या बता रहा है, नियम बता रहा है, फिर उदाहरण देता है, तो यह किस दृष्टिकोण को उपयोग कर रहा है, अभी बताया था। बताइए, ये तो आप लोग बता ही दोगे, मुझे 100% पता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो भी आपका आंसर है, ये वाला रूल किसने दिया था, जिसमें बोला गया था कि रूल से एग्जाम्पल की ओर, ये किसने दिया था, रूल से एग्जाम्पल की ओर किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा। डिडक्टिव अप्रोच हुआ होता है जिसमें हम बच्चों को पहले क्या बताते हैं, रूल बताते हैं, और रूल से कहाँ ले जाते हैं, एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं। और ये किसने दिया था, तो आप लोग बोल देना ये आपका अरस्तु ने दिया था। ये किसने दिया था, आपका अरस्तु ने दिया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। किसने दिया था, आपका अरस्तु ने दिया था। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोग को समझाता हूँ तो मेरा स्पेलिंग गलत वगैरह लिख जाता है, तो आप लोग उससे बुरा नहीं ना मानते हो, तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आप लोग को समझाने पे फोकस रहता हूँ ना, तो हो जाता है कुछ गलतियाँ, और आप लोग तो बड़े बच्चे हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इसमें बच्चों को हम लोग रूल पहले समझाते हैं और रूल से एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं, रूल से एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं। जैसे देखो दोस्तों, जब आप क्लास 10th में होगे तो आपको पहले पढ़ाया गया होगा कि त्रिभुज का सारे कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री है। बोलो, बताया गया था या नहीं बताया गया था। तो पहला टीचर यही लाइन लिखता है कि त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, आपको रूल बता दिया गया। ये क्या हो गया, आपको रूल बता दिया गया। अब टीचर आपको क्या करेगा, अलग अलग चित्र बना के समझाएगा कि देखो हर कोणों का योग 180 होता है। तो पहले आपको बच्चा क्या, पहले टीचर आपको क्या किया, रूल समझाया, रूल से आपको एग्जाम्पल की ओर ले गया। यही आपका डिडक्टिव अप्रोच है, और ये किसने दिया, आपका अरस्तु ने दिया है। जो आपका डिडक्टिव अप्रोच होता है ये आपका समय बचाता है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम लोग इंडक्टिव अप्रोच का। तो इंडक्टिव अप्रोच किसने दिया था, बताइए। तो याद रखिएगा, जो आपका इंडक्टिव अप्रोच है ये आपका किसने दिया था, तो बताइए। तो आप लोग बोलोगे जो आपका इंडक्टिव अप्रोच है ये दिए थे आपके फ्रांसीसिस बैकून ने। किसने दिया था, आपका फ्रांसीसिस बैकून ने। इसमें क्या होता है, आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हो और एग्जाम्पल से आप लोग रूल तक ले जाते हो। एग्जाम्पल देते हो और एग्जाम्पल से आप लोग क्या करोगे, रूल तक ले जाओगे। यही आपका इंडक्टिव अप्रोच होता है। समझ में आया। जैसे अगर आपको बच्चों को कुत्ता के बारे में पढ़ाना, तो पहले आप कुत्ता को फोटो दिखा दोगे बच्चों को और फिर कुत्ता को समझाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। तो डिडक्टिव अप्रोच किसने दिया, अरस्तु ने। इंडक्टिव अप्रोच किसने दिया, तो आप लोग बोल देना फ्रांसीसी बैकून ने, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारा फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो 289 में, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड। तो सबसे पहले बताओ प्लेवे मेथड क्या होता है। प्लेवे मेथड क्या होता है, आप लोग को मुझे बताना है। प्लेवे मेथड क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जो आपका प्लेवे मेथड होता है इसका खोज, इसके फाउंडर कौन है, तो आप लोग बोलना हेनरी कॉल्डवेल कुक है। कौन है आपके, हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लेवे मेथड के आपके फादर कौन है, जनक कौन है, तो आप लोग बोल देना हेनरी कॉल्डवेल कुक जो है आपके इसके फादर हैं। और इनका जो आपका द प्लेवे नाम से एक बुक आया था, द प्लेवे नाम से एक बुक आया था, उसी में इन्होंने प्लेवे मेथड का जिक्र किया था। और ये बुक कब आया था, 1917 में। कब आया था, 1917 में। प्लेवे मेथड में हेनरी कॉल्डवेल कुक ने यही बात बोला गया था कि बच्चे खेल खेल में अच्छे से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में अच्छे से सीख जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खेल के माध्यम से क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रभावी तरीका होता है। ये क्या होता है, आपका सबसे प्रभावी तरीका होता है। जैसे मान के चलो बच्चों को मुझे क्या समझाना है, मान लो मुझे गिनती समझाना है, मान लो मुझे बच्चों को जोड़ समझाना है कि 3 + 2 5 होता है। तो मैं कैसे समझाऊंगा, मान लो बॉल रखा हुआ है, पीला वाला बॉल और लाल वाला बॉल। मैं बोलूँगा बाबू बाबू जाओ 3 बॉल लेके आओ, बाबू बाबू 3 बॉल लेके आओ। तो बच्चा दौड़ते हुए जाएगा 3 बॉल लेके आएगा। मैं बोला बच्चा
3 लाल बॉल, तो बच्चा दौड़ते हुए जाएगा 3 लाल बॉल लाएगा। फिर मैं बोलूँगा ये वाला हाथ तुम्हारा खाली जाओ, दूसरा भी लेके आओ। मैं बोलूँगा पीला वाला 2 बॉल लेके आओ, तो बच्चा दौड़ते हुए जाएगा पीला वाला बॉल लेके आएगा। अब बोलूँगा बताओ तुम्हारी लाल गेंद तुम्हारे पास कितना है और तुम्हारे पास पीला वाला गेंद कितना है, दोनों को जोड़ के बताओ। तो बच्चा बोलेगा 3 तो लाल गेंद है, 2 पीला वाला गेंद है, 5 गेंद है, गिनेगा 1 2 3 4 5। यही आपका प्लेवे मेथड होता है। इसमें क्या हुआ, बच्चा तो खेल रहा है, लेकिन वो खेल खेल में क्या क्या सीख गया, सोचिए, रंग पहचानना सीख गया, जोड़ना सीख गया। तो इसी को तो हम लोग प्लेवे मेथड बोलते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग रोल वगैरह भी देते हैं। जैसे बच्चा को बोलते हैं चलो तुम डॉक्टर बनो, शिक्षक बनो, दुकानदार बनो, ठीक है, ताकि उस बच्चे के अंदर उस व्यवहार के प्रति क्या हो, कैरेक्टर आए, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जो आपका प्लेवे मेथड है ये किसने दिया है, हेनरी कैल्डवेल ने, हेनरी कैल्डवेल ने, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग क्यों कर, हेनरी कैल्डवेल ने आपका प्लेवे मेथड को दिया है। हेनरी कैल्डवेल कुक ने आपका प्लेवे मेथड दिया है, ठीक है। समझ में आप लोग बोलोगे हाँ सर। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये किसने दिया है, तो आप लोग बोल देना जॉन डेवी ने। किसने दिया, आपका जॉन डेवी ने, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत था उसी को आगे बढ़ाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आया था, जिसको हम लोग साइंटिफिक थिंकिंग से क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। इसमें इन्होंने यही बात बोला था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जो भी समस्या होता है उसको सॉल्व करना होता है। और कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बच्चों को तर्क देकर उसको सॉल्व करवाया जाएगा, उसको सीखने पे मजबूर किया जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इसके आपके 5 चरण होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे का प्रॉब्लम पता करना है। सबसे पहले आपको बच्चे का क्या करना है, प्रॉब्लम पता करना है। फिर उस बच्चे का डेटा कलेक्शन करना है कि आखिर उस बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन यानी सोचना है कि उस बच्चे का जो ये प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, टेस्टिंग करना है, जो भी आप सोल्यूशन सोचे उसको उस बच्चे पे आजमाना है। और 5वां क्या, आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप थे, जो किसने दिया था, आपके जॉन डेवी ने। जो आपका किसने दिया था, आपके जॉन डेवी ने। समझ में आ गया। यह विधि जो होता है ये आपका लर्निंग बाय डूइंग और साइंटिफिक थिंकिंग पर क्या होता है, आधारित होता है। अब आपसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड, बताइए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, जो आपका प्लेवे मेथड होता है ये भी आपका स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड होता है, क्योंकि इसमें भी बच्चा खेल खेल में सीखता है। इसमें भी जो बच्चा होता है ये आपका, इसमें बच्चा पे स्ट्रेस कम पड़ता है और इंगेजमेंट ज़्यादा होता है। और जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है ये भी बच्चों के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें सोच समझ कर हल निकालता है और ये बच्चे के दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्या हो जाएगा आपका, बोथ 1 and 2। विच इज नॉट ए रोल ऑफ टीचर इन प्लेवे मेथड, बताइए टीचर का क्या रोल नहीं होता है प्लेवे मेथड में। आपको यही बताना है, खेल विधि में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होती है। आप लोग को पता है खेल विधि किसने दिया था, बताइए। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, अभी तो आपने बताया था कि जो आपका प्लेवे मेथड है ये दिया है आपका हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने आपका क्या दिया है, प्लेवे मेथड दिया है। बोलो प्लेवे मेथड किसने दिया है, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने आपका प्लेवे मेथड दिया है, ठीक है। जो आपका प्लेवे मेथड है इसमें इन्होंने यही बोला था कि बच्चे खेल खेल में सबसे अच्छा सीखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि आप छोटे बाबू को बोल रहे हो कि बाबू जाओ पीला गेंद लेके आओ, लाल गेंद लेके आओ, और वो दौड़ के ला के दे रहा है। तो बच्चा क्या समझ रहा है, बच्चा कलर पहचानना सीख गया खेल खेल में। यही होता है आपका खेल खेल मेथड यानी प्लेवे मेथड। किसने दिया, आपका हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। और ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लर्नर्ड फोकस होता है, ठीक है। इसमें टीचर का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। दोस्तों जो आपका वातावरण होता है वो कौन क्रिएट करेगा, टीचर ही तो करेगा बच्चे के लिए। ये तो आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है आपका अरेंजिंग लर्निंग एक्टिविटी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जो आप एक्टिविटी करवाओगे वो आप कैसे करवाओगे, पहले आप इजी टास्क दोगे बच्चों को फिर आप हार्ड करोगे। तो ये भी आपका सही है। कह रहा है आपका आधारित गतिविधियों से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात है। जो आप प्लेवे एक्टिविटी करवाओगे, जैसे आप कलर पहचानना बच्चों को करवाए, ठीक है, सिखा दिए, उसके बाद बोलोगे बच्चा पीला वाला गेंद लेके आओ, लाल गेंद लेके आओ, हरा गेंद लेके आओ। इससे आप क्या करवा रहे हो, बच्चे का अंदर कलर पहचानने का कला डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी होगा। लेकिन दोस्तों देखो ऑप्शन बी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंजिंग रिलेवेंट एक्टिविटी, यानी आपका
जो एक्टिविटी आप कराओगे उसको आप सजाओगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप किसी भी एक्टिविटी को सजा रहे हो और वो लर्नर्ड फोकस्ड ही नहीं है, यानी बाल केंद्रित ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? बच्चा को आप सजा दिए और वो बच्चा का दिमाग में कैच ही नहीं करेगा, तो उसका क्या मतलब है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। यानी केवल रिलेवेंट एक्टिविटी को सजाना पर्याप्त नहीं है, वो आपका लर्निंग फोकस्ड भी होना चाहिए। इसी वजह से टीचर का इसमें रोल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, कह रहा है किस परिस्थिति में प्रदर्शन विधि उपयुक्त नहीं है? बताइए आप लोग। दोस्तों अगर आप अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। और आप लोग का अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टेस्ट सीरीज किस परिस्थिति में प्रदर्शन विधि उपयुक्त नहीं है, बताइए। दोस्तों अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी टाइप से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से ज़रूर ज्वाइन कीजिए 9430851094 पे, ताकि आपको 100% फ़ायदा हो। आपको 289 में कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखो दोस्तों, जो आपका प्रदर्शन विधि है वो हम लोग कब नहीं देते हैं? अगर प्रत्येक बच्चा के पास, मान के चलो हम लोग गए बायो लैब में आपको माइक्रोस्कोप चाहिए था, और माइक्रोस्कोप लगभग 20 है, ठीक है, और बच्चा कितना गया है? 20 बच्चा गया है, यानी प्रत्येक बच्चा को माइक्रोस्कोप मिल सकता है। तो वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन विधि नहीं यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम लोग एक्टिविटी या प्रैक्टिकल मेथड अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये तब हम लोग अपनाते हैं जब आपके पास मटेरियल या संसाधन का क्या हो? कमी हो। जैसे आप केमिस्ट्री लैब गए तो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, अगर टेस्ट ट्यूब का संख्या ज़्यादा है और हर एक बच्चे के पास टेस्ट ट्यूब है तो हम बच्चों से खुद प्रयोग करवाएंगे। प्रदर्शन विधि हम वहाँ पे यूज़ करवाते हैं जहाँ पे सेफ्टी या कॉस्ट इशू हो। ठीक है, इसी वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपका सेफ्टी या कॉस्ट इशू हो या आपके पास सामान नहीं है, वरना हम लोग बच्चे को खुद से एक्टिविटी या प्रैक्टिकल मेथड के लिए क्या करेंगे? आगे करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है लेसन इज़ टू इंट्रोड्यूस एज ए प्रॉब्लम, कह रहा है सफिशिएंट मटेरियल आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जब आपका हर एक बच्चा के लिए सामग्री उपलब्ध है तो हम बच्चे से प्रदर्शन विधि नहीं करवाएंगे। इस केस में आपका प्रदर्शन विधि नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बजरंगबली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है शिक्षण अधिगम की रचनावादी विधि डैश को सशक्त करेगी। दोस्तों बताइए, जो आपका शिक्षण अधिगम होता है उसमें जो रचनावादी विधि होता है वो किसको सशक्त करता है? शिक्षक को, बालक को? बताओ। पुस्तकालय अध्यक्ष को सशक्त करके क्या करेगा? प्रिंसिपल को सशक्त करके क्या करेगा? शिक्षक को सशक्त करके क्या करेगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? चाइल्ड हो जाएगा। दोस्तों देखो, जो आपका रचनावादी विधि होता है ना, इसमें बच्चा खुद सोचकर, अनुभव करके चीज़ों को क्या करता है? समझता है और ज्ञान का निर्माण करता है। क्या होता है आपका रचनावादी विधि? रचनावादी विधि में जो बच्चा होता है वो खुद से सोचकर, अनुभव से, चीज़ों को समझकर क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें जो ये शिक्षक है ये क्या करता है? केवल आपका गाइड का रोल प्ले करता है। क्या करता है आपका शिक्षक? गाइड का रोल प्ले करता है। इसी वजह से जो आपका रचनावादी विधि है ये बच्चों को क्या बनाएगा? सशक्त बना देगा। समझ में आ गया? इसलिए ताकि बच्चा खुद से क्या करे? ज्ञान का निर्माण कर सके। समझ में आ गया? इसमें बच्चा जो है वो खुद से प्रयोग करता है और खुद ही से निष्कर्ष निकालता है। जैसे बच्चा गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, खुद से उसका हल करेगा और उसका तरीका खोजेगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, इसमें जो टीचर होगा वो क्या करेगा? केवल गाइड करने का काम करेगा। समाधान कौन निकालेगा? तो बस बच्चा ही निकालेगा। इसमें बच्चा जो होता है वो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ के कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे बच्चा साइंस के लैब में खुद से जाके क्या करेगा? मान के चलो एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, चलो कह रहा है बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कक्षा में शिक्षक क्या करे? बताइए
ये सारा आपका केस स्टडी है। कह रहा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कक्षा में शिक्षक क्या करेगा, बताइए। चर्चा करेगा, कक्षा में प्रयोग करवाएगा, व्याख्यान विधि, पाठ का वाचन करना। बताइए क्या होगा। कह रहा है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन कर से बताइए बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं, तो समूह चर्चा नहीं होगा। फिर कह रहा है व्याख्यान विधि। दोस्तों देखो, व्याख्यान विधि थ्योरी होता है, इससे हम कभी भी बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला पद्धति नहीं डेवलप कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बताइए रीडिंग द टेक्स्ट, केवल हम ऐसे टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाएगा, आप बोलोगे नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षा में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन क्लास। देखो दोस्तों, अगर बच्चों के अंदर आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है तो ये तभी बढ़ावा मिलेगा जब बच्चा खुद से क्या करेगा, प्रयोग करेगा और उसका परिणाम को समझेगा। ऐसा नहीं कि केवल वो लेक्चर को क्या कर रहा है, सुन रहा है। जैसे मैंने बोला बच्चों को कि देखो बच्चों, जो आपका मैग्नेट होता है, जो आपका चुंबक होता है, वो लोहा को क्या करता है, खींचता है। तो आप बच्चों के सामने चुंबक रख दोगे और लोहा रख दोगे। अब बच्चा क्या करेगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और खुद से देखेगा कि चुंबक लोहा को खींच पा रहा है या नहीं पा रहा है। ठीक है, जब ये कर लेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये आपका मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आप बच्चा को बोले पानी को जब आप गर्म करोगे तो पानी क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो आप बच्चा को क्या करोगे, आप बच्चा को इस टाइप का भगोना या दोगे या बर्तन दोगे, हम लोग की तरफ बिहार में भगोना बोलते हैं। ठीक है, तो बर्तन दोगे आप और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आप स्टोव दोगे, यहाँ से क्या दोगे, स्टोव दोगे। ठीक है, मेरा ड्राइंग कितना गंदा है यार। यहाँ से आप स्टोव दोगे, ठीक है, और आग लगाओगे, यहाँ से पानी गर्म होगा, उबलेगा और फिर क्या होगा, भाप बनेगा। तो बच्चा इसको देख रहा है। ठीक है, समझ में आया। जैसे चुंबक से क्या होगा, लोहे के टुकड़े को आप उठवा रहे हो। ठीक है, तो ये सारा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, जिससे बच्चा क्या होगा, बच्चा के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। जैसे आप बच्चा से ये भी करवा सकते हो कि बच्चा ये बताओ बल्ब कैसे जल रहा है, तो आप बच्चा को क्या करोगे, बल्ब दे दोगे, बैटरी दे दोगे और तार दे दोगे। अब बच्चा क्या करेगा, बैटरी को तार से कनेक्ट करेगा और बल्ब में लगा देगा। तो इससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो बच्चा के अंदर क्या होगा, बच्चा के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो ये सब करके आप बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। ठीक है, चलो बताइए। कह रहा है कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ज्यामिति यानी ज्योमेट्री प्रमेय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि। आपसे पूछ रहा है ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है। दोस्तों याद रखना, बच्चों को आप लोग को क्या पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ाना है। तो बच्चों को आप क्या समझाओगे, तो बच्चों को अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ाना है तो आपको बच्चों को थ्योरम समझाना होगा। क्या करना होगा आपको, बच्चों को थ्योरम समझाना होगा। तो थ्योरम को आप सबसे पहले क्या करोगे, थ्योरम को आप सबसे पहले एनालाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको सिंथेसिस करने का काम करोगे। यानी बच्चों को अगर आपको मान के चलो ज्योमेट्री पढ़ाना है तो सबसे पहले आप बच्चों को टुकड़ों में पढ़ाओगे ना। पहले आप ट्रायंगल का पढ़ाओगे, फिर सर्कल का पढ़ाओगे, फिर रेक्टेंगल का पढ़ाओगे, टुकड़ों में पढ़ाओगे और फिर लास्ट में क्या करोगे, आप समराइज कर दोगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर सोच डेवलप होगा, इससे बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को त्रिभुज का प्रमेय बताते हैं, पहले उसको समझाते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं। जैसे हम पहले बच्चों को बताते हैं कि देखो बच्चा, जो ट्रायंगल होता है उसका तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और फिर इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो ये क्या होता है आपका एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बजरंगबली। दोस्तों अगर आपको EMRS का कंप्लीट पैकेज चाहिए, जैसे आपको NEP का क्लास चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास चाहिए, केस स्टडी का क्लास चाहिए, NEP का क्लास चाहिए, कंप्यूटर का क्लास चाहिए, हिंदी इंग्लिश का क्लास चाहिए और आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा 499 में। अगर आप अलग अलग लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज का केवल 289, NEP का लोगे तो 189, ICT कंप्यूटर का लोगे तो 189। इसीलिए दोस्तों आप ये वाला पैकेज चूज कीजिए, आप इसमें फ़ायदा में रहोगे। इसके लिए आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन। बताइए जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है किस पे बेस्ड होता है। मैंने आपको बहुत बार चीख के बताया, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है ये आपका लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो क्या करता है, करके सीखता है। जब बच्चा खुद से किसी कार्य को करके सीखता है तो उसका जो सीखना होता है वो कैसा हो जाता है, तो वो आपका परमानेंट हो जाता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखे, आप बचपन में सीखे लेकिन अभी भी आपको साइकिल चलाना याद है। जैसे आपको मान लो मैंने बीज दिया और बोला कि पौधा लगाओ, तो आप पौधा लगाना खुद से सीखे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। समझ में आ रहा है, तो यही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग से हम लोग करते हैं। कह रहा है विच कुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। बताइए विच कुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग।
अधिगम का सर्वोत्तम विधि कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अधिगम का जो सर्वोत्तम विधि होता है वो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, जो आप अनुभव से सीखते हो, ये आपका सबसे बेस्ट लर्निंग होता है। ठीक है, इसमें बच्चा खुद से महसूस करता है और बच्चा इसमें सोचता है और उससे उसका क्या होता है, ज्ञान गहरा होता है। जैसे आप बच्चों से पौधा लगवा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, पौधा लगाना सीख रहा है, उससे बच्चा को याद रहेगा पौधा कैसे ग्रो करता है। ठीक है, आप बच्चे को मार्केट ले जा रहे हो, उसको डिफ्रेंशिएट बता रहे हो कि देखो बच्चा 5 किलो चीनी ले लो, 500 ग्राम परवल ले लो, तो बच्चा इसमें क्या सीख रहा है, आपका माप तौल सीख रहा है। बच्चों का आप रोल प्ले करवा रहे हो, बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो और उसके बाद बता रहे हो कि चलो इसका समरी बताओ, तो ये सारा आपका क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। चलिए, कह रहा है हाउ कुड लर्निंग बी इन्हेंस इन क्लासरूम। बताइए, अगर आपको लर्निंग को इम्प्रूव करना है क्लासरूम में, कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेक्चर मेथड जो होता है आपका, इससे लर्निंग को इंटरेस्टिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका लर्निंग होता है, इसको पूछ रहा है कि कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो व्याख्यान विधि से हम लोग लर्निंग को इंटरेस्टेड नहीं बना सकते हैं, प्रदर्शन विधि से भी नहीं कर सकते, ना समूह चर्चा से कर सकते हैं। मॉडर्न आईसीटी टूल का यूज़ करके, जैसे स्मार्ट बोर्ड, वीडियो प्रोजेक्टर, ये सब का यूज़ करके आप अपने क्लासरूम को क्या बना सकते हो, इंटरेस्टेड बना सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे आपको पढ़ाना है सोलर सिस्टम, तो मैं आप लोग को क्या दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्टर पर वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको पृथ्वी दिखा रहा हूँ, कॉमेट्स दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को मज़ा आएगा या नहीं आएगा? आप लोग बोलोगे हाँ सर मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, बताइए व्यक्ति केंद्रित अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका व्यक्ति केंद्रित अधिगम होता है, इसमें हर बच्चा अपने गति से सीखता है। जैसे मान के चलो, ये कौन है, ये आपका रवि जी हैं, ये कौन है आपका, रवि जी हैं, ये कौन है आपका, ये आपका मायरा जी हैं, ये कौन है, मान लीजिए आपका प्रिया जी हैं। तो एक बात बताइए, मायरा जी का सीखने का कैपेसिटी अलग होगा। हो सकता है कि मायरा जी को मैं 100 क्वेश्चन मैथ का दूं तो मायरा जी इसको 10 मिनट में बना दें, रवि जी इसको बनाने में मात्र 1 मिनट का टाइम लें, और हो सकता है कि प्रिया जी 100 क्वेश्चन बनाने में 36 घंटा भी ले लें या 1 महीना भी ले लें। ठीक है, तो समझिए, जो हर आदमी होता है व्यक्तिगत यानी व्यक्ति केंद्रित, मतलब हर बच्चा अपने गति और अपने क्षमता के अनुसार से सीखता है, इसीलिए कभी भी आप एक दूसरे बच्चों का कंपेयर नहीं करोगे। जैसे मान के चलो रवि है, रवि मैथ का क्वेश्चन को, एक मैथ का क्वेश्चन को ये 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, और ये मायरा है, ये एक मैथ के क्वेश्चन को मान लो 10 मिनट लगा ली सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी आप एक शिक्षक के नाते इन दोनों बच्चों का आप कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि आप इस बात को मानोगे कि हर बच्चा अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखता है, इसी वजह से हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है व्यक्ति केंद्रित अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है छात्र अपनी गति से असाइनमेंट करता है, करती है। कह रहा है छात्र शिक्षक के निर्देशों का सावधान, इसका बताओ व्यक्ति केंद्रित से क्या लेना देना है, असाइनमेंट का नियम फॉलो करता है। कह रहा है छात्र अपने विचार दूसरों से साझा, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छात्र अपनी गति से असाइनमेंट करता करती है। ठीक है, कोई बच्चा जल्दी काम कर लेता है, कोई बच्चा धीरे से करता है, लेकिन दोनों ठीक है, बस मकसद क्या होना चाहिए कि बच्चा होमवर्क समय से कर ले। जैसे मान के चलो आपने होमवर्क दिया 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मायरा इस क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व कर ली। ठीक है, और रवि जी अपने घर पे गए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 12 घंटा लगा दिए। अब जब ये दोनों बच्चा स्कूल आएगा तो क्या मतलब है कि ये बच्चा 30 मिनट में सॉल्व किया या ये 12 घंटा में किया, होमवर्क होना चाहिए। आप लोग समझ गए ना, आप लोग बोलोगे हाँ सर। ठीक है, और इसमें टीचर जो होता है आपका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है स्टूडेंट अचीव वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, बताइए क्या जवाब होगा। ये तो क्वेश्चन ही नहीं आया क्या पूरा, अच्छा इसी का था, आपसे पूछ रहा था इसमें क्या होगा सही, बताइए क्या था सही। 62 का क्या था सही बताइए। तो आप लोग बोलोगे 62 का क्या था सही आपका, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए सही था इसमें, छात्र अपनी गति से असाइनमेंट करता करती है। अधिगमकर्ता सूचना के खंडों को जोड़कर ज्ञान निर्मित करता है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना, अधिगमकर्ता सूचना के खंडों पर जोड़कर ज्ञान निर्मित करता है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन होता है, जब आप उसको जोड़कर ज्ञान का निर्माण करते हो तो इसको हम लोग रचनावाद बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रचनावाद। रचनावाद में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सूचनाओं को जोड़कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा डी
प्लस ओ प्लस जी, यानी अक्षर को जोड़कर क्या बना रहा है, शब्द बनवा रहा है। तो ये किस में आएगा, आपका रचनावाद में आएगा। जैसे गणित का जो फॉर्मूला होता है बच्चा उसको क्या करता है, डिराइव करता है, खेल के माध्यम से सीखा जाता है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान अधिगम करता, सूचना के खंडों को जोड़कर ज्ञान निर्मित करता है। यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। दोस्तों याद कीजिएगा, जो आपका ज्ञान होता है, जो आपका ज्ञान होता है, जब आप छोटे छोटे सूचनाओं को जोड़कर आप उसको बनाते हो और ज्ञान अर्जित करते हो, तो यही आपका रचनावाद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, अक्षर का उसको ज्ञान है, तो डी प्लस ओ प्लस जी लिखा, यानी अक्षर को जोड़कर वो क्या बनाया, शब्द बनाया। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका रचनावाद का। इसमें आप लोग अनुभव के आधार पर विचार देते हो, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रचनावाद का। आप लोग गणित के फॉर्मूला को क्या करते हो, डिराइव करते हो, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रचनावाद का। आप लोग खेल के माध्यम से सीखते हो, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रचनावाद का। आप लोग पुराने ज्ञान से नया ज्ञान को आप लोग जोड़ते हो, तो क्या हो जाएगा, रचनावाद। तो राइट ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। चलिए, कह रहा है विद्यालय शिक्षा में अध्ययन भ्रमण का महत्व क्या है, बताइए। टूर वगैरह पे क्यों ले जाया जाता था। दोस्तों याद रखना, आपको टूर इसीलिए ले जाया जाता है ताकि आप लोग बच्चों के साथ मिलकर वहाँ पे क्या करो, काम करो। जब आप टूर में जाते हो तो आप 8-10 दोस्तों के साथ रहते हो, वहाँ पर रात बिताते हो, वहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोगों के अंदर अनुभव आता है, आप लोग समूह में रहना सीखते हो, आप लोगों के अंदर टीम वर्क डेवलप होता है, ठीक है। तो इस चीज़ सबको आप लोग ध्यान दिया कीजिए। आप लोगों को जो जब टूर पे ले जाया जाता है तो कैसे जगह ले जाया जाता है, तो हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाया जाता है, साइंस का जो म्यूजियम वगैरह होता है वहाँ ले जाया जाता है, किसी प्लांट वगैरह के बारे में अध्ययन करने के लिए ले जाया जाता है, जू वगैरह में ले जाता है। तो इसीलिए ले जाया जाता है कि आप जब समूह में रहोगे, तो जैसे मान लो चिंपैंजी आ गया, गुरिल्ला आ गया, शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो आप उन सब चीज़ को देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, विचार आएगा, आपस में डिस्कस करोगे और आप उससे सीखोगे। जो आपका टूर होता है, इसको ले जाने का मेन मकसद होता है ताकि आपके अंदर अनुभव आए, आप उसको शेयर करो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, आपके अंदर टीम वर्क, यानी जब आप दोस्तों के साथ जाओगे तो आप टीम वर्क को क्या देता है, आपका टूर बढ़ावा देता है, सहयोग का भावना आएगा, आप समूह में रख के सीख रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो ये करता है सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। मनोरंजन के लिए नहीं ले जाते, प्रोजेक्ट के लिए भी नहीं, ब्रेक के लिए भी नहीं, ठीक है। बताइए 65 बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है विभिन्न प्रकार के वृक्ष देखने हेतु वन भ्रमण करना निम्न का क्लासिकल उदाहरण है। बताइए, हम लोग बच्चों को जो कहाँ ले जा रहे हैं, तो बच्चों को हम लोग अलग अलग ले जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चा को अलग अलग ले जा रहे हैं, किस लिए, वन भ्रमण करने के लिए ले जा रहे हैं, और अलग अलग वृक्ष दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे आप देखो दोस्तों, मैं बच्चा को ले गया, एक बाग ले गया, एक मान के चलो एक फॉरेस्ट ले गया, वहाँ पे एक गुलाब का पेड़ था, एक आम का पेड़ था, ठीक है, एक मान के चलो और किसी चीज़ का पेड़ था, एक मान लो अमरूद का पेड़ था, ठीक है। तो मैंने बोला आम का पत्ता छुआ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आम का टहनी छुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोला अमरूद का टहनी छुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैंने बोला गुलाब का टहनी छुआ, गुलाब का पत्ता छुआ, बच्चा को क्या हुआ, कांटा चुभा, बच्चा को क्या हुआ, कांटा चुभा। तो बच्चा जब खुद से उस पत्ता को छुआ तो वो फ़र्क समझ गया कि आम का पत्ता चुभता नहीं है, आम का पत्ता चुभता नहीं है, आम का टहनी चुभता नहीं है, लेकिन गुलाब का टहनी चुभता है। तो वो अनुभव से सीख गया। अब अगली बार जब भी वो गुलाब का पौधा को छुएगा तो वो सावधानी से छुएगा, और आम का पत्ता आराम से छू लेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जब बच्चा खुद जंगल जाकर पेड़ को देखा, यानी आम को भी देखा और गुलाब को भी देखा, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, और उन पत्तियों को छुआ, तो वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, फ़र्क समझेगा कि ये आम का है, ये गुलाब का है, ठीक है। और वो अनुभव से सीखता है। समझ में आ गया। तो कह रहा है स्टूडेंट विजिटिंग फॉरेस्ट टू ऑब्जर्व डिफरेंट ट्री ने क्लासिकल एग्जाम्पल। ये किसका होता है, तो दोस्तों ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। हाउ कैन स्कूल हेड इम्पार्ट बिहेवियरिस्टिक मेथड इन लर्निंग। विद्यालय प्रमुख अधिगम में व्यवहारवादी विधि कैसे लागू कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो आपका बिहेवियरिज्म है उसमें ये बात बोला गया है कि दोहराव, जो आपका दोहराव होता है, यानी प्रैक्टिस और इनाम, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को सीखने में सुधार कर सकते हो। और जो आपका स्कूल का प्रमुख है वो ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से इसे लागू कर सकता है।
जैसे कि आपको बोला जाता है कि गणित के सवाल का आप प्रैक्टिस करो, जैसे आपको बोला जाता है 2 से 20 तक का टेबल को आप क्या करो, दोहराओ, जैसे कि आपका स्पेलिंग टेस्ट होता है, तो ये सारा आपका ड्रिल और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब दो। कह रहा है रचनावाद लागू करने हेतु कक्षा शिक्षक निम्न अपनाते हैं। बताइए रचनावाद कैसे लागू करेगा एक टीचर, जवाब दीजिए। देखो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं रचनावाद के बारे में तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो आपका रचनावाद होता है इसमें बच्चा एक दूसरे से भी सीखता है, इसमें जो आपका टीचर होता है वो हेल्प करता है ताकि हर बच्चा क्या करे, मिलकर सीख पाए। इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग बच्चों का एक समूह बना देंगे और बच्चों को क्या बोलेंगे, चलो एक मॉडल बनाओ। जैसे मान लो बोल दिया कि चलो ग्लोबल वार्मिंग पे एक मॉडल बनाओ, कैसे बनाएंगे, तो बच्चों का समूह बना के, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चा आपस में चर्चा करेगा, बच्चा एक साथ प्रोजेक्ट बनाएगा। इससे क्या होगा कि जब वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो टीम में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उस समस्या को क्या करेगा, वो सुलझाएगा और ये सबसे वो बहुत कुछ सीखेगा। तो ये क्या होता है, आपका सहयोग के आधार पर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है आपका सहयोग पूर्वक लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण नहीं माना जा सकता है। बताइए कौन सा आपका सहयोग पूर्वक लक्ष्य निर्धारण का कारण नहीं माना जा सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो आपका सहयोग होता है, सहयोग इसीलिए तय किया जाता है ताकि आप लोग एकता से और मतलब अच्छे से पूरा एफर्ट से क्या करो, उस काम को हासिल करो, उस काम को आप पूरा करो, तभी तो आपका सहयोग पूर्वक होगा। जैसे अभी मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपको 60 में 60 दिलाऊंगा, तो अगर आप साथ ही नहीं दोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, जो आपका सहयोग पूर्वक वर्क होता है उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप लोग टीम वर्क बना के काम करते हो। क्या करते हो, टीम वर्क बना के काम करते हो। उसमें सारे लोगों का भागीदारी देते हो, उसमें किसी का भी मतभेद नहीं रखते हो। कोई भी मतभेद होता है तो उसको क्या करते हो, आप लोग सब सॉल्व कर लेते हो। उसमें आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते हो। उसमें क्या होता है कि अगर किसी का राय नहीं मिल रहा है तब भी आप लोग बात करके हर किसी का राय को क्या करते हो, एक जैसा बनाते हो, ठीक है। और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको मान के चलो किसी का राय नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, भागो तुम, भागो तुम, ऐसा नहीं करोगे। आप हर किसी को क्या करोगे, अलग नहीं करोगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वही कह रहा है सहयोग पूर्वक लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारक नहीं माना जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, टीम मिलकर प्लान बनाना, सभी को भागीदारी मिले, मतभेद ना हो किसी का, सबका सहयोग हो, हर किसी का राय मिले, किसी को अलग ना किया जाए, ये तो आपका सहयोग पूर्वक का लक्ष्य निर्धारण का पार्ट हो गया। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो कह रहा है सहमति प्राप्त करना, ये तो आपका होगा। कह रहा है टू मैनिफेस्ट एनर्जी, ये भी आपका होगा। कह रहा है टू सेट कलेक्टिव कॉन्सियसनेस, तो ये भी आपका सामूहिक चेतना, ये भी होगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अलगाव उत्पन्न करना, ये आपका सहयोग पूर्ण लक्ष्य का निर्धारण नहीं होता है। अलगाव करोगे, अलग अलग नहीं, नहीं अलग अलग नहीं करना है, साथ रखना है सबको, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा ये कंप्लीट पैकेज लोगे तो 499 में ही मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे फ़ायदा ये है कि 289 वाला टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है जिसमें हम आपको 50 टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। अब बताओ, ये सारा क्वेश्चन है तो ये सब आप टेस्ट देके ही तो सीखोगे, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सर्वश्रेष्ठ रूप से किससे होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये हो गया कि तथ्यों का जांच हो, उसको परखा जाए और सत्यापन के बाद ही उसको स्वीकारा जाए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी चीज़ को परखता है, जांचता है और फिर बिलीव करता है तो उस विद्यार्थी के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया। कह रहा है विज्ञान का शिक्षण गलत, विज्ञान शिक्षकों की बात ज्यों की त्यों स्वीकारना, ये तो सबसे पहला गलत, क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड में आपको जांचना और परखना होता है और साथ में आपको वेरीफाई भी करना होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक्सेप्टिंग फैक्ट ओनली आफ्टर एग्जामिनेशन एंड वेरीफाइंग, ठीक है। चलो 70 बताओ। कह रहा है टू मेक ऑल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन होमवर्क, अगर आप होमवर्क में स्टूडेंट को इंटरेस्टेड बनाना चाहते हो तो आपको होमवर्क उनके समझ और उनके मानसिक दिमाग के अकॉर्डिंग देना होगा, यानी उनके समझ और उनके स्तर के अनुसार देना होगा। मान लो 2 क्लास का बच्चा है, आप उसको दे दिए डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, तो करेगा, उसको मजा आएगा, नहीं आएगा। कमज़ोर बच्चा है तो उसको आप आसान दो, तेज़ बच्चा है तो उसको थोड़ा हार्ड दो, ठीक है। विषय के रुचि के अनुसार दो, ठीक है। और आप जो होमवर्क दो वो कैसा हो, आपका क्रिएटिव हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा
केवल लिखने वाला होमवर्क आपको नहीं देना है कि बच्चा परेशान हो रहा है। होमवर्क ऐसा देना होगा आपको जो आपका सोचने वाला हो। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट आप होमवर्क दोगे। ठीक है, कह रहा है शैक्षिक प्लानिंग चरण में शिक्षण विश्लेषण की कौन सी गतिविधि आती है। दोस्तों देखो, जो हमारा स्टेज होता है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एजुकेशनल स्टेज ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस में, तो याद रखिएगा प्लानिंग के दौरान ही जो टीचर होता है ये तय कर लेता है कि बच्चा कितना सीखेगा और उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। जिसका बच्चा, वो टीचर क्या करता है, टेस्ट बनाता है, क्विज बनाता है, चेकलिस्ट बनाता है, असाइनमेंट देता है। तो कह रहा है गिविंग फीडबैक गलत, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिटरमाइनिंग टूल टू चेक अचीवमेंट ऑफ इंटेंट लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो यही आपका एजुकेशनल स्टेज होता है पेडागोगिकल एनालिसिस का। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। कह रहे हैं विच एक्टिविटी आर इन्वॉल्व इन द इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस। दोस्तों देखो, जो आपका क्लासरूम होता है, इस क्लासरूम में जब टीचर बाहर में है तो ये आपका क्या हो गया, प्री एक्टिव स्टेज। जब टीचर अंदर गया तो इंटरएक्टिव, और जब बाहर आया तो ये क्या हो गया आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। दोस्तों जो आपका इंटरएक्टिव स्टेज होता है अंतःक्रियात्मक, इसमें बच्चा सवाल पूछ सकता है, उत्तर पर प्रतिक्रिया देना होता है टीचर को, कोई भी मेथड को आप बता सकते हो, बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। तो इसमें आपका गिविंग फीडबैक, ये सारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है विच एक्टिविटी यूज्ड विथ पेंटिंग, बताइए। ठीक है, पेंटिंग के साथ आप कौन सा एक्टिविटी। तो दोस्तों देखो, जब हम पेंटिंग का बात करते हैं तो चित्र में विभिन्न वस्तुएं होता है। चित्र में क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं होता है, और उन वस्तुओं का नाम सुनकर अगर आप उन पर लेबल लगा रहे हो तो ये क्या है आपका, ये चित्रकारी के साथ साथ उपयुक्त गतिविधि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे चित्र सुनकर नाम लगाना, पेड़, घर, सूरज को पहचानना, रंग के साथ नाम को जोड़ना, ये सारा क्या है, ये सारा आपका सुनो और पहचानो गतिविधि है, यानी ऑप्शन लिसन एंड लेबल है। ठीक है, कह रहा है आपसे प्रभावी अधिगम गतिविधि के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा तत्व नहीं है। देखो दोस्तों, जो आपका इफेक्टिव लर्निंग होता है उसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष होता है वो क्या होता है आपका, सीखना, मानसिक और भावनात्मक गतिविधि है। लेकिन सीखने का मतलब ये थोड़ी है कि हम एकदम पागल की तरह मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन इफेक्टिव लर्निंग का पार्ट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फिजिकल एफर्ट। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं तो उनका लर्निंग ज़्यादा होगा, ये गलत बात है। हम लोग को स्मार्ट लर्निंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए 75 बताइए। कह रहा है विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज यूज फॉर फ्री कम्युनिकेशन, बताइए क्या जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखो, विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज यूज फॉर फ्री कम्युनिकेशन। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका ड्रामा होता है, ये आपका फ्री कम्युनिकेशन का रूप होता है। इसके अंदर कहानी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करता है, अभिनय से बात कहना, जैसे मान लो आप कुछ बोलते हो, मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से बात कहते हो, संवाद में आप लोग बोलते हो, बिना रटे बोलते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप अपने विचारों को अभिनय में, एक्टिंग में क्या करते हो, डाल देते हो। ठीक है, तो कह रहा है आपसे वही, विच स्पीकिंग एक्टिविटी यूज फॉर फ्री कम्युनिकेशन। तो फ्री कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, नाट्य रूपांतरण करते हैं। इसमें हम लोग अपने एक्टिंग से अपने बात को कहते हैं, संवाद के माध्यम से बोलते हैं, बिना रटे बोलते हैं। ठीक है, और अपने विचारों को एक्टिंग के माध्यम से लोगों के सामने लाते हैं। इसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल है कहानी का रोल प्ले। 76 बताइए। कह रहा है विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज यूज फॉर फ्री कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको पहली बार बताया था, सुनो और भाग लो जो होता है आपका फ्री कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। इसमें आपका रोल प्ले होता है। ठीक है, इसमें आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक आप सुनोगे उस पर आपको बोलना होता है, इसमें आपको विचार साझा करना होता है। तो वही कह रहा है विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज यूज फॉर फ्री कम्युनिकेशन। तो सुनो और भाग लो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। कह रहा है विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। बताइए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होता है, इसमें रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। इसमें ये कैसा होता है, आपका स्किल केंद्रित होता है, यानी कौशल केंद्रित होता है। इसमें रटना नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें समझना होता है, पढ़े हुए ज्ञान का प्रयोग करके समझना होता है, आपको स्किल डेवलप करना होता है, प्रोजेक्ट का यूज़ करना होता है। इसमें रटना यानी रोट
लर्निंग अलाउ नहीं है, इसमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो बताइए क्या नहीं होगा। कह रहा है पीयर इंटरेक्शन एंड असिस्टेंस, बिल्कुल ये होता है आपका। कह रहा है लर्निंग एट ओन पेस, सही है। कह रहा है प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल चार्ट, ये गलत बात है। यानी आप क्या करो, रट रहे हो। रटना आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में नहीं होता है, रोट लर्निंग अलाउड नहीं है। ठीक है, कह रहा है फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल एमॉन्ग क्लास 7th स्टूडेंट विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। बताइए दोस्तों, याद रखिएगा राइटिंग स्किल तब विकसित होगा जब बच्चा अपना अनुभव और विचार को क्या करेगा, लिखेगा, तभी बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बच्चों का आप जैसे बोलोगे गर्मी छुट्टी हुआ तो बोलोगे कि गर्मी छुट्टी हुआ है, इसके ऊपर आप लिख के आओ। जैसे आज का दिन है, मान के चलो आज बिहार में छठ पूजा का स्टार्ट हो चुका है, तो मैं बोलूँगा क्या कि छठ पूजा का जो आज का अनुभव है लिखो। मैं आपको बोल दूंगा कि फेवरेट टीचर के ऊपर लिखो, तुमको क्या पसंद है उसके ऊपर लिखो। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। कह रहा है डिस्क्राइब पावर ऑफ प्रेसिडेंट, गलत। कह रहा है डिस्क्राइब माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 7, बिल्कुल सही बात है। इसमें तभी होगा जब विद्यार्थी अपना अनुभव और विचार लिखेगा। जब विद्यार्थी अपना अनुभव और विचार लिखेगा तभी बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। देखो पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता था अगर ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला जो आपका राइटिंग स्किल है इसका विकास तभी होगा जब आप अपना अनुभव और अपना विचार लिखोगे। ठीक है, विच इज़ नॉट ए रोल ऑफ टीचर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दोस्तों देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर का क्या रोल नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था टीचर जो होता है इसमें मार्गदर्शक का काम करता है और स्टूडेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। ठीक है, टीचर के मार्गदर्शन में ही स्टूडेंट काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है अप्रोचिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस इन पॉजिटिव नॉन डोमिनेटिंग वे, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है हेल्पिंग स्टूडेंट आइडेंटिफाई एन एक्सपीरियंस टू विच दे आर पर्सनली कमिटेड। ठीक है, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है आस्किंग स्टूडेंट टू लोकेट रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल रिसोर्स देम सेल्फ, यानी स्वयं, ये आपका गलत हो जाएगा। खुद से नहीं करने के लिए बोलते हैं, मतलब खुद से करने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट टीचर के गाइड में हमेशा रहता है, अकेले कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, 80 देखिए कह रहा है आपसे, कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी दक्षता आधारित अधिगम होता है, इससे आप लोग क्या समझते हो। इसका मतलब ये होता है प्रत्येक विषय में आपका दक्षता प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा आपको बोलना, सुनना, लिखना तीनों आना चाहिए। गणित है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। विज्ञान है तो आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। समाज शास्त्र है तो आपको कारण आना चाहिए। ICT है तो आपका डाटा का उपयोग करना आना चाहिए। तो कह रहा है प्रोफेंसी इन कम्युनिकेशन गलत, प्रोफेंसी इन लैंग्वेज गलत। कह रहा है अटेनिंग प्रोफेंसी इन ए पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक विषय में क्या हो, आपको दक्षता हो। ठीक है, 81 बताइए, कह रहा है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट गिवन टू स्टूडेंट कम अंडर। तो आपको मैंने बार बार चीख के बताया था कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर आता है। जब बच्चा खुद प्रयोग करके, खोज करके, अपने अनुभव से अधिगम करता है, उसी को हम लोग इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे पानी का गुणवत्ता बच्चा जाँच कर रहा है, पौधे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, सर्वे रिपोर्ट बना रहा है, प्रयोगशाला में टेस्ट कर रहा है। ठीक है, खुद ही निष्कर्ष निकाल रहा है, तो ये सारा आपका इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एज ए क्लासरूम टीचर वाइल फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यू शुड। बताइए क्या करोगे आप। कह रहा है जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एंटिसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश क्राइटेरिया टू एवल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सॉल्यूशन डिसीजन। बताइए। तो दोस्तों देखो, अगर आप एज ए क्लासरूम टीचर हो तो आपको सबसे पहले समस्या देखना चाहिए, उसको अलग अलग रास्ते से सोचना चाहिए, सही तरीका चुनना चाहिए, परिणाम को जांचना चाहिए और क्या करना चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए। समस्या हल का जो 3 जरूरी चीज़ें वो है आपका समस्या का सबसे पहले पहचान, फिर उसके बाद विकल्प और उस समाधान का जांच करना। ठीक है, तो कह रहा है जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, हाँ ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पार्ट होता है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। कह रहा है एंटिसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया था समस्या का पहचान करना, विकल्प बनना और समाधान की जांच करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। एस्टैब्लिश क्राइटेरिया टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सोल्यूशन और डिसीजन, तो ये मैंने तो आपको बता ही दिया था। चलो 83 बताओ। कह रहा है आपसे वाइल डिस्प्लेइंग चिल्ड्रेन वर्क ए टीचर शुड कीप इन माइंड।
दोस्तों देखो, बच्चों का काम उनकी आंखों पर क्या होना चाहिए, सबसे टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा आपके पास कोई भी क्रिएटिविटी लेके आ रहा है तो आप उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होगे और आप गर्व महसूस करोगे। आप बोलोगे कि तुम्हारे पोस्टर को क्लासरूम के दीवार पे लगा देते हैं, उसका शीर्षक आप बोलोगे कि इसको कलर कर लो ताकि और तुमको मज़ा आए। कह रहा है अरेंज वर्क एट चिल्ड्रेन आई लेवल टू इंकरेज व्यूइंग, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है टाइटल्स एंड लेटरिंग शुड बी लार्ज एंड अट्रैक्टिव। दोस्तों देखो, दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखने को प्रोत्साहित करने हेतु बच्चों की आंखों की ऊंचाई पर प्रदर्शित करें, यानी जो भी बच्चों का काम होगा वो बच्चों के आंखों के आसपास होगा, ठीक है, और आंखों की ऊंचाई पर होगा। ऐसा नहीं हो कि बच्चों को दिखाई नहीं दे, बच्चों के नज़र के स्तर पर रखना होगा ताकि बच्चों को दिखाई दे। उसमें क्या करना होगा, आपको साज सज्जा करना होगा ताकि क्या हो, बच्चा का जब उसको देखे तो बच्चा को उसको मज़ा आए। उसका शीर्षक आपको रंगीन रखना होगा, दीवार पर पोस्टर लगाना होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन बता दीजिए 83 का क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। 84 बताइए, कह रहा है आपसे प्रत्येक छात्र सामाजिक स्थिति वाला एक पर्चा उठाकर उस समय पर राय देता है, ये कैसा गतिविधि है। तो ये आपका सिमुलेशन लर्निंग है, ये क्या आपका सिमुलेशन लर्निंग है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जहाँ बच्चा किसी भी स्थिति का क्या करता है, अभिनय करता है, ये आपका सिमुलेशन लर्निंग है, ठीक है। चलो 85 बताओ, कह रहा है वाइल्ड डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन वर्क टीचर शुड कीप इन माइंड। दोस्तों देखो, जब कभी भी कोई भी बच्चा अपना काम दिखा रहा होगा, कोई भी चीज़ वो बनाया है, तो आप अच्छा हो या बुरा उसके क्रिएटिविटी को क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे, उसके कौशल को और बढ़ाने का काम करोगे। ये नहीं कि बोलोगे अरे कैसा बनाए हो, और ये ऐसा आप इसीलिए करोगे ताकि सभी बच्चों को क्या हो, भागीदारी मिल सके, और जो बच्चा नहीं है वो इन लोगों को देख के भी करना सीखे। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है डिस्प्ले शुड इंक्रीज स्किल लाइक रीडिंग लिसनिंग, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव दे रहा है। कह रहा है इंश्योर मैक्सिमम इंक्लूजन, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके क्या बने, भागीदार बने। तो राइट ऑप्शन आपका बोथ 1 और 2 हो जाएगा। 86 बताओ, कह रहा है आपसे फ्रॉम यूनिट शेप टीचर आस्क टू मेक ड्रॉ एनी पिक्चर यूजिंग शेप द ऑब्जेक्टिव अचीव इज। जब बच्चा आकृतियों से नया चित्र बनाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आता है। वो किस पे काम कर रहा होता है, तो वो आपका सृजन पे काम कर रहा होता है। जैसे गोल त्रिभुज से घर बनाना, आकृतियों से जानवर बनाना, नए डिजाइन तैयार करना, कला से गणित को जोड़ना और कल्पना देखना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट गोला से क्या करना, गोल त्रिभुज से अपना घर बनाना, आकृतियों से जानवर बनाना। तो ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका सृजन के अंदर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। समूहों में बहस करवाकर विविधि दृष्टिकोण सराहना, कई समूहों में बहस करवाकर विविधि दृष्टिकोण सराहना सिखाने पर वैगोत्स्की के अनुसार विद्यार्थी डैश करेंगे। दोस्तों देखो, जो आपका वैगोत्स्की थे, इनके अनुसार जो बच्चा होता है ये समाज से सीखकर विचारों को अपने भीतर क्या करता है, एम्बेड कर लेता है। इसमें क्या होता है, चर्चे से नए विचार को लाना, तर्क सुनकर सोच को बदलना, समूह से संवाद सीखना, ठीक है, अनुभव के आधार पर उसको अपनाना और समाज से सीख बनाना, ठीक है। तो वैगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा होता है वो समाज से सीख कर क्या करता है, अपने विचारों को अपने अंदर डाल देता है, क्या करता है, अपने अंदर उसको डाल देता है। तो यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंटरलाइज। तो जो आपका वैगोत्स्की थे उनके अनुसार जो बच्चा होता है वो समाज से सीख कर क्या करता है, अपने अंदर उन विचारों को क्या करता है, आत्मसात कर लेता है, यानी इंटरलाइज कर लेता है, ठीक है। 89 बताइए, कह रहा है आपका क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव प्लेइंग मेलेडियस सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन कीबोर्ड, राघव सीम्स हाई इन डैश। तो आप लोग बोलोगे राघव जो होगा वो आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा होगा, क्योंकि उसको गाना बजाना, वाद बजाना, धुन पहचाना, ताल समझना, लय पर गाना क्या आ रहा है, उसको आ रहा है। जो व्यक्ति संगीत, ताल, तय, स्वर को पहचानता है और रचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोल देते हैं, ठीक है। इन ए क्वेश्चन सेशन टीचर अलाउ ओनली बॉय टू स्पीक एंड आस्क दिस डायरेक्टली रिप्रेजेंट। दोस्तों देखो, अगर केवल लड़कों को बोलने दिया गया और लड़की को बोलने नहीं दिया गया तो ये आपका टीचर के द्वारा जेंडर बाइसनेस को क्या करता है, दर्शाता है। क्लियर हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों देखो, जो आपका करिकुलम फ्रेमवर्क था ये क्या था, आपका NEP 2020 के बाद क्या आया था, आपका NCF आया था। इसमें आपका स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। किसके बारे में, आपका स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और आपका वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आपका बात किया गया था NCF के थ्रू, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, स्कूल एजुकेशन होगा, ठीक है। फिर कह रहा है एडल्ट एजुकेशन नहीं होगा,
टीचर एजुकेशन होगा और आपका वोकेशनल एजुकेशन होगा। तो राइट ऑप्शन ACE हो जाएगा। ठीक है, ये आपका याद करने वाला है। कह रहा है NEP 2020 सूट करिकुलम इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पेडागोगिकल स्टेज। दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया था आपका कितने स्टेज में है, तो यही तो है 5+3+3+4 है। ये आपका क्या है, फाउंडेशनल, ये क्या है आपका प्रिपरेटरी, ये क्या है आपका मिडिल, और ये क्या है आपका सेकेंडरी। तो बता दीजिए कौन सा नहीं होगा। मिडिल स्टेज होता है, हाँ होता है, मैंने यही तो बताया 5+3+3+4। मैंने इसको याद करने भी सिखाया था। PM, मेरे फादर क्या है, फादर, मेरे फादर क्या है, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर है, मेरे फादर क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिंह है, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर सिंह है। तो देखो मिडिल स्टेज है तो आप बोलोगे हाँ, तो ये तो होगा। प्रिपरेटरी भी है, आप लोग बोलोगे हाँ। फाउंडेशनल भी है, हाँ। सेकेंडरी भी है, हाँ। है क्या नहीं, एलिमेंट्री स्टेज, तो एलिमेंट्री नहीं होगा। परख स्टैंड फॉर, दोस्तों देखो जो आपका परख होता है इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। क्या होता है परख का फुल फॉर्म, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। ये आपका नेशनल असेसमेंट बॉडी है, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय है। ठीक है, ये आपका मूल्यांकन का क्या करता है, मापन तय करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें स्टेट और सेंट्रल क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। कह रहा है भारत की भाषाएं को संस्कृति, समृद्धि और राष्ट्रीय एकीकरण हेतु प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या होगा, राज्यों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, भाषा शिक्षण पर क्या होगा, गर्व होगा, राष्ट्रीय एकता होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है आपका NEP 2020 सजेस्ट डैश फॉर इंडिया स्कूलिंग सिस्टम विथ एम्फेसाइज ऑन ECCE। बताइए। तो दोस्तों याद रखना NEP 2020 के तहत जो आपका फाउंडेशनल स्टेज होता है यही आपका ECCE के अंदर आता है, जिसके अंदर बच्चा का उम्र 3 से 8 वर्ष तक होता है। प्ले बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। इसमें बच्चे का समग्र विकास होता है और बच्चा जो होता है मातृभाषा में बोलता है, यानी मदर टंग में बोलता है। तो बताइए इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे फाउंडेशनल स्टेज में। कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। बताइए कौन सा। तो आप लोग बोलोगे कर्नाटका पहली बार लागू किया था। कौन किया था आपका, कर्नाटका पहली बार लागू किया था। ठीक है, तो आप लोग का कितना क्वेश्चन बन गया बताइए, 96 बन गया। 97 बताइए। कह रहा है आपका जो NEP सजेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग लर्निंग अप्रोच टू द क्लोज गैप इन लर्निंग आउटकम वाइल प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दिस अप्रोच कॉल्ड। ऐसे अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे अप्रोच को हम लोग लर्नर बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, लर्नर बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 98 बताइए क्या कह रहा है। 98 कह रहा है NEP 2020 प्रपोज विथ पेडागॉगी। तो जो आपका NEP 2020 है ये आपका लर्नर सेंटर्ड पेडागॉगी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए 99 बताइए कह रहा है लैंग्वेज फॉर प्राइमरी चाइल्ड ड्यूरिंग TL प्रोसेस एज पर NEP 2020 ए टीचर ड्यूरिंग लर्निंग विच लैंग्वेज शुड ए टीचर यूज टू कम्युनिकेट विथ प्राइमरी चिल्ड्रन। एज पर NEP 2020 ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग विच लैंग्वेज शुड ए टीचर यूज टू कम्युनिकेट विथ प्राइमरी चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था मदर भाषा में। ठीक है, कह रहा था अकॉर्डिंग NEP 2020 प्रियोरिटी शुड बी गिवन टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू प्राइमरी लेवल डैश इन। बताइए, तो जो भी बच्चा मदर टंग में पढ़ के आएगा उन्हीं को हम लोग प्राइमरी पे क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैंने आपको 60 सेट करवा दिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। ये काफ़ी हार्ड सेट था, कोई नहीं आपको करवाया होगा, बट मैंने आपको करवा दिया। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़िए। ठीक है।